ऑलराइट, हाय, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पीपल। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 6 देखा था, जिसके अंदर हमने बेसिकली बात करी थी लैंडफॉर्म्स के बारे में एंड जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, राइट। सो मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर थोड़ी बहुत चीजें बताई थी। मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजी में बेसिकली थोड़ी बहुत फोर्सेस के बारे में बताया था कि व्हाट आर द फोर्सेस विच आर वेरियसली एक्टिंग ऑन द अर्थ क्रस्ट में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और किस तरह से फोर्सेस जो है दो तरह की हैं। एक जो है जो सिमेट्री को रिमूव करने की कोशिश करती है और एक जो लेवलिंग करने की कोशिश करती है, राइट। एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो ये अपने दो फोर्सेस की बात करी थी। उसके बाद हम लोग मूव करे थे बेसिक लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात करी थी, जैसे कि हमने माउंटेन्स के बारे में बात करी थी। माउंटेन्स किस तरह की हैं, कितने प्रकार की माउंटेन्स होती हैं। देन हम लोग प्लेट्यूज के ऊपर बढ़े थे, प्लेट्यूज के ऊपर बात करी थोड़ी बहुत। एंड देन हम लोग प्लेन्स के ऊपर बात कर रहे थे, राइट। सो हमने थोड़े बहुत इनके साथ जो जुड़े हुए लैंडफॉर्म्स हैं वो हमने देख लिए थे, बट अभी हम जो है थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हम लोग बात करेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के साथ। एंड इसके बाद जो है दो बोथ एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से होती हुई थोड़े बहुत हम लोग लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा जो मेन फोकस यहाँ पे रहेगा वो लैंडफॉर्म्स, जो एक्सोजेनेटिक लैंडफॉर्म्स हैं उनको फोकस करना रहेगा, बिकॉज एंडोजेनेटिक लैंडफॉर्म्स हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ठीक है दोस्तों, सो आगे स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज डेन्यूडेशन। अगेन, जब मैंने आपको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में बताया था तो मैंने आपको डेन्यूडेशन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया था। और व्हाट एग्जैक्टली इज डेन्यूडेशन? डेन्यूडेशन इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ द वेरियस एक्सोजेनेटिक फोर्सेज जो कि अर्थ के ऊपर काम कर रही हैं। अगेन, ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेज जो कहीं ना कहीं हैं, इट दे आर कमिंग फ्रॉम अबव द सरफेस। ये एनर्जी जो है कहीं और से ड्राइव हो रही है एंड मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सन। ठीक है, सन से ये एनर्जी आ रही है और इससे बहुत ज्यादा एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं वो निकल के आती हैं, जैसे कि आपकी वेदरिंग की फोर्सेस हैं, या फिर आपकी इरोजन की फोर्सेस हैं, या फिर आपका जो है मास बेस्ड मूवमेंट्स हैं। सो अगेन ऑल ऑफ दिस फोर्सेस कहीं ना कहीं जो फोर्स है इट इज कमिंग फ्रॉम द सन ओनली। ठीक है जी। सो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में डेन्यूडेशन जो है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। दे आर बेसिकली वो फोर्सेस जो कि क्या करने की कोशिश कर रही हैं, जो अर्थ को लेवल करने की कोशिश कर रही हैं, इसे सिमेट्री में लाने की कोशिश कर रही हैं। इन फोर्सेस को हम लोग फोर्सेस ऑफ डेन्यूडेशन बोलते हैं। अगेन, ये फोर्सेस जो है किस तरह काम कर रही हैं? इन दी फॉर्म ऑफ वेदरिंग काम कर रही हैं, इन दी फॉर्म ऑफ इरोजन काम कर रही हैं, इन दी फॉर्म ऑफ मास मूवमेंट्स काम करती हैं। और बहुत सारे इसके एजेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको एजेंट्स लास्ट टाइम बताया था, दैट इज की रनिंग वाटर, और सिंपली आप रिवर बोल सकते हो। देन मैंने आपको बताया था मूविंग आइस, सिंपली जो है जिसे हम ग्लेशियर्स कह सकते हैं, या फिर हम लोग विंड की बात करते हैं, या हम लोग सी वेव्स की बात करते हैं। ऑल ऑफ देम आर व्हाट? दे आर एजेंट्स ऑफ इरोजन, एंड उनको हम एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन भी बोल सकते हैं, राइट। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं। देन एंडोजेनेटिक फोर्सेस हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे वोल्केनोस, अर्थक्वेक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सारे जो हैं दे लीड टू एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस। एंड जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है मैंने आपको बताए थे, दे आर वेदरिंग, इरोजन एंड मास बेस्ड मूवमेंट। सो वेदरिंग में जैसे हम लोग पहली टाइप को थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, दिस इज वेदरिंग। वेदरिंग इज व्हाट? वेदरिंग इज अगेन डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। जो आपकी रॉक है इसका टूट के बिखर जाना, क्रैक्स पड़ जाना, टूट के बिखर जाना, एंड इन सिटू ही जो है क्या होता है यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। सो ये जो बड़ी रॉक है विद टाइम इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल रॉक्स, एंड दिस ऑल अकर्स इन सिटू। सो अगेन इट इज व्हाट? इट इज अ फॉर्म ऑफ डेन्यूडेशन ओनली। ब्रेक डाउन, पहले देखो सिमेट्री किस तरह की थी, अब ये जो सिमेट्री है विद टाइम कैसी हो जाएगी? इट विल बी लाइक मोर सिमेट्रिकल या मोर लेवल्ड जो है आपकी ये आपकी इस तरह का सरफेस हो जाएगा। सो अगेन फ्रॉम हियर टू हियर हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग डेन्यूडेशन देखते हैं। एंड दिस फॉर्म ऑफ डेन्यूडेशन जहां पे कि जिधर ब्रेक डाउन हो रहा है उधर ही जिधर डिस्टिंगेशन जो है आपका लेवलिंग जो है वो सेम प्लेस में हो रही है, अकरिंग एट द सेम प्लेस, इसको हम लोग कहते हैं वेदरिंग, राइट। सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इवेंचुअली इन सिटू विद लिटिल और नो मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड एज वेदरिंग। नाउ ये वेदरिंग जो है बहुत प्रकार की हो सकती है। तीन प्रकार हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। नाम ये अपने आप में सजेस्ट कर रहा है। पहले जो है मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग में क्या होता है? मैकेनिकल एक्शन होता है रॉक के ऊपर, जो आपकी बड़ी बड़ी रॉक्स हैं उनके ऊपर मैकेनिकल एक्शन से क्या होता है, रॉक जो है थोड़े विद टाइम टूट जाती है, डिसइंटीग्रेट कर जाती हैं, एंड यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज या केमिकल कॉम्पोजिशन में असर देखने को नहीं पड़ता है, राइट। जनरली कहाँ पे होता है? जनरली यहाँ पे हॉट या ड्राई
क्लाइमेट्स में या ह्यूमिड टाइप के क्लाइमेट से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, स्पेशली जहाँ पे बहुत ज्यादा डाइयूर्नल टेम्परेचर हाई होता है। डाइयूर्नल टेम्परेचर मींस दिन के और रात के बीच में बहुत ज्यादा तापमान का फर्क देखने को मिलता है, ठीक है जी। एंड ह्यूमिड एरियाज में जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, वाटर वेपर हवा में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। ये फर्दर जो है मैकेनिकल जो वेदरिंग है हम लोग तीन टाइप से देखते हैं। पहला होता है फ्रॉस्ट एक्शन, दूसरा होता है थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, थर्ड होता है स्पेशल टाइप एक्सफोलिएशन। तो जब हम बात करते हैं फ्रॉस्ट एक्शन की, व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रॉस्ट एक्शन, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्रॉस्ट एक्शन कुछ नहीं है, फ्रॉस्ट एक्शन इज जब हम लोग देखते हैं बार बार पानी का जमना या उसका पिघलने से जो रॉक्स ब्रेक डाउन होती हैं, ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस हम लोग देखते हैं रॉक्स के बीच में दरारें पड़ी हुई हैं, रॉक्स के बीच में दरार पड़ती तो क्या होता है, यहाँ पे कई बारी जो है पानी वो एक्यूमुलेट हो जाता है दिन में, एंड जब रात में टेम्परेचर डाउन होते तो क्या होता है, ये पानी जम जाता है। जमने से क्या होता है, पानी एक्सपैंड करता है, आइस जो है जो एक्सपैंड करती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन क्या होता है, इस रॉक के ऊपर फोर्स लगती है, प्रेशर पड़ता है, एंड इस प्रेशर से इवेंचुअली क्या होता है, रॉक्स जो है वो टूट के बिखर जाती हैं। सो दिस इज हाउ फ्रॉस्ट एक्शन वर्क करता है जनरली उन एरियाज में जहाँ पे ह्यूमिडिटी एज वेल एज डाइयूर्नल टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, कि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, रात को जो है कंपैरेटिवली ठंड पड़ती है, कई बार सब जीरो टेम्परेचर पहुंच जाते हैं। तो दिन का जो ओस पत्थरों के ऊपर जमी होती है या पत्थरों के ऊपर पत्थरों के अंदर होती है, जो जो पानी पत्थरों के अंदर होता है और रात को जम जाता है, उससे जो है पत्थर टूट जाते हैं। तो दिस इज फ्रॉस्ट एक्शन। सेकंड होता है आपका थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगेन आप देख सकते हैं उन एरिया में जहाँ पे ह्यूमिडिटी कंपैरेटिवली कम होती है, बट अगेन डाइयूर्नल टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो रॉक में दिन में रात जो दिन में जो रॉक्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो तपते हैं बहुत ज्यादा हीट अप होते हैं, तो एक्सपैंड करते हैं, रात में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। सो थर्मल जो आपका फ्रीक्वेंटली थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से हम लोग क्या देखते हैं, रॉक्स के अंदर जो है ब्रेक्स हैं, उनके जॉइंट्स जो है टूट जाते हैं, फ्लेक्स निकल जाते हैं, विद टाइम जो है रॉक से कर जाती हैं, वो वेदर कर जाती हैं। सो अगेन अनदर फॉर्म इज दी थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। फिर एक थर्ड स्पेशल टाइप आती है, दिस इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। नाउ एक्सफोलिएशन का मतलब आपको ऑलरेडी पता है दोस्तों, एक्सफोलिएशन का मतलब होता है फोलिएट, एक्सफोलिएशन फोलिएट करना, दैट मीन्स छिलके उतर जाना, बेसिकली जब फ्लेक्स निकल जाना इसके। तो इसमें इवेंचुअली होता क्या है, जनरली लेयर्स होती हैं रॉक्स की, राइट। फॉर इंस्टेंस ए लेयर एंड देन देयर इज बी लेयर। जनरली क्या होता है, जब इरोजन से, कांस्टेंट इरोजन से कई बार क्या होता है, ये ऊपर की जो ओवरलाइंग लेयर होती है, ओवरलाइंग लेयर ये रिमूव हो जाती है, राइट, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट इरोजन। जनरली ये लेयर जो है वो कौन सी होती है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर होती है। ये लेयर विद टाइम पे रिमूव हो जाती है, एंड इससे क्या होता है, जो अंडरलाइंग लेयर है वो सरफेस पे आ जाती है, राइट। ये अंडरलाइंग लेयर जो बी लेयर है वो सरफेस पे आ जाती है। जब जनरली इस बी लेयर में क्या होता है, सिंस इसके ऊपर पहले जब ए लेयर हो रखी होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ऊपर से इसका बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है, एंड नीचे से जो है कांस्टेंट प्रेशर ये भी डाल रहे होते हैं, काउंटर जो फोर्स है, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक अपोजिट रिएक्शन चल रहा होता है, सो तभी प्रेशर बराबर होता है। बट वंस दिस अपर लेयर इज रिमूव्ड, ये लेयर जो है रिमूव हो जाती है, देन व्हाट हैपेंस, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है, एंड इससे रॉक क्या करती है, एक्सपैंड करती है, एंड एक्सपैंड करने से क्या होता है कि कई बार ये रॉक्स जो है वो छिलकों में बढ़ जाती है। इस तरह से जो है प्रेशर रिलीज होता है और ये रॉक्स जो है फोलिएट कर जाती है। एक्सफोलिएट कर जाती मीन्स इसके जो है अलग अलग फ्लेक्स निकल जाते हैं, और विद टाइम ये फ्लेक्स जो है वो टूट के बिखर जाते हैं। सो देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सारे जो है क्या है, दीज आर फ्लेक्स। अगेन इसके ऊपर कोई ओवरलाइंग रॉक होगी, रॉक ओवरलाइंग लेयर होगी, जनरली ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर होती है। सो अगेन जब ये लेयर रिमूव होगी बिकॉज ऑफ इरोजन, सो जो नीचे से लेयर रॉक की वो ऊपर को एक्सपैंड करी, एंड उससे बहुत सारे फ्लेक्स निकल गए, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन में बेसिकली क्या करिए, रॉक एक्सफोलिएट कर जाती है, उसके फ्लेक्स जो हैं वो निकल जाते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, बहुत सारे एरियाज में आपको देखने मिलेगा। दिस इज भुवनगिरी इन आंध्र प्रदेश। यहाँ पे जो है बहुत बड़ी बड़ी आपको ग्रेनाइट की रॉक्स देखने को मिल जाएंगी, जो एक्सफोलिएटेड कंडीशंस में होती हैं। अगेन जनरली होता क्या है, ऊपर जो है सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, नीचे जो है आपकी ग्रेनाइट का जो है आपका अंडरलाइंग जो रॉक है ग्रेनाइट की होती है, एंड इसके ऊपर जो है कांस्टेंट प्रेशर होता है एंड काउंटर प्रेशर होता है। इस तरह से जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स रिमूव हो जाती हैं, ये ग्रेनाइट की जो अंडरलाइंग लेयर है ये वो एक्सपैंड करती है, एंड इससे जो है कई बारी फ्लेट या फ्लेक में टूट जाती है, राइट। सो दिस इज एक्सफोलिएशन फॉर यू पीपल। एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड इज
केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग में देखो नाम ही बता रहा है, इसमें क्या होता है, देयर इज अ केमिकल चेंज दैट अकर्स इन द कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। सो रॉक्स किसकी बनी हुई है, रॉक्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, रॉक्स दे आर नथिंग बट मेड अप ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की बनी है। एंड कई की बार क्या होता है, ह्यूमिड कंडीशन में स्पेशली ये वाटर जो है इसके साथ मिक्स करता है इन मिनरल्स के साथ एंड रिएक्ट कर जाता है। इस करके भी जो है हम लोग क्या देखते हैं, रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन या ब्रेकडाउन देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हम जनरली जो है, जैसे मैंने आपको बताया, मैक्सिमम प्रेजेंस ऑफ वाटर हॉट ह्यूमिड कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्शन से होता है। फॉर इंस्टेंस इसके अलग अलग टाइप्स हैं, दो इंपॉर्टेंट टाइप जो है आपके, फर्स्ट वन इज सोल्यूशन। नाउ सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन में बेसिकली ये मिनरल जो है पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और कंप्लीट जो रॉक्स हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती हैं पानी के साथ। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन जो है उसकी रॉक्स जब पानी के साथ मिलती हैं तो सर्टेन कंडीशन में क्या बनाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती हैं एंड कंप्लीटली पानी के साथ घुल जाती हैं। ये स्पेशल लैंडफॉर्म जो है आपको देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी मींस कास्ट जो लैंडफॉर्म्स हैं, कास्ट जो आपका एरिया है उसको जो है हम लोग एक स्पेशल फॉर्म ऑफ लैंडफॉर्म्स होती हैं जो कि लाइमस्टोन की बनी होती है और वहां पे आपको इस तरह के रॉक्स की डिसॉल्विंग देखने को मिलती है। आगे हम बात करेंगे कास्ट टोपोग्राफी के भी ऊपर भी और किस तरह के लैंडफॉर्म्स यहाँ पे बनते हैं। बट यहाँ पे याद रखिए आप कि केमिकल वाटर के साथ मिक्स होने में क्या होता है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम कार्बोनेट वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, इस करके रॉक्स डिसॉल्व हो जाती है। सेकेंड इज ऑक्सीडेशन। मिनरल्स जो हैं, जो भी रॉक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल जो है इसका आयरन रिच जो आपकी रॉक्स होती हैं, दे रस्ट, ये रस्ट कर जाती हैं एंड जनरली क्या बनाती हैं, अगेन Fe2O3 या Fe3O4 फेरस या फेरिक ऑक्साइड्स बना देती हैं। इससे जो है अगेन रॉक्स जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने ऑलरेडी घर पे देखा हुआ है, अगर कहीं जैसे साइकिल्स बड़ी रह जाती हैं या फिर आप कोई लोहे का इस तरह का सामान बाहर ही रह गया, बारिशों के बाद आप देखते हो उसके अंदर क्या जंग लग जाता है और साल डेढ़ साल के बाद उसमें जो है धीरे धीरे चूरा निकलने लग जाता है। तो सेम जो है वो रॉक्स के अंदर होता है, बट ये वेदरिंग प्रोसेस जो है दे टेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। देन नेक्स्ट वन इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या है, अगेन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया, मींस वाटर के मॉलिक्यूल जो वो केमिकल्स में या फिर मिनरल्स में ऐड हो जाते हैं एंड इन एडिशन को आप देखते हो, फॉर इंस्टेंस कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है टू फॉर्म जिप्सम और टू फॉर्म दी हाइड्रेट सॉल्यूशंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट्स। ठीक है जी, तो ये भी हाइड्रेशन आपको देखने में मिलता है। देन नेक्स्ट वन इज कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या होता है, कार्बोनेशन देखिए जनरली क्या होता है, रॉक्स जो हैं वो उनके अंदर अगेन जैसे वाटर सीप कर जाता है, वाटर सीप कर गया एंड इवेंचुअली वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है तो फॉर्म कार्बोनिक एसिड HCO3 और H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड विद टाइम जो है क्या करता है, धीरे धीरे रॉक्स को डिसॉल्व कर देता है। सो अगेन इस तरह की आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं। ऑल ऑफ देम आर व्हाट, दे आर केमिकल वेदरिंग जो आप देखने को मिलती है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर फ्रांस जो मिनरवे हेरोल्ड के केव्स हैं, यहाँ पे ये सारा जो रीजन है दिस इज द रीजन ऑफ कास्ट टोपोग्राफी। सो कास्ट टोपोग्राफी में आप यहाँ पे देख सकते हो बिकॉज ऑफ वाटर व्हाट हैज हैपेंड इज इस तरह के आपको यहाँ पे केव लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं, यहाँ पे आपको सिंक होल्स देखने को मिलते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द कास्ट टोपोग्राफी एंड केमिकल वेदरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन ये देखिए, ये और एक और इफेक्ट देख सकते हैं आप, दिस इज द इफेक्ट ऑन स्टैचूज। स्टैचूज, ऑफ स्टैचूज क्या है, स्टैचूज दे आर अगेन रॉक्स ओनली, मार्बल की बनी हुई है। मार्बल इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ रॉक। जब इसके ऊपर एसिड रेन गिरता है, एसिड रेन इज जनरली H2SO4 या आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका मिक्स होता है वाटर के अंदर। सो अगेन जब ये गिरता है तो क्या करता है, रॉक्स के साथ रिएक्ट करता है, लीड्स टू टार्निशिंग और द वेदरिंग इफेक्ट ऑन द स्टैचू, राइट। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, इवन जो मार्बल है इन दी ताजमहल, इसमें भी आपको ये इश्यूज देखने को मिलते हैं, राइट। द नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग अगेन नाम ही बता रहा है, दैट मीन्स कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डिसइंटीग्रेशन या ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं ऑफ रॉक्स। सो अगेन जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है, जनरली प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, इसके जो वेदरिंग का रेट है इसको इंक्रीज करते हैं। इसमें दोनों तरह की वेदरिंग आपको देखने को मिलती है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल वेदरिंग। पहले जो है फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें, देखो इसमें हम लोग भी आते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। ह्यूमन जो है वो माइनिंग करते हैं, माइनिंग में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, को तोड़ देते हैं। सिमिलरली एनिमल्स, स्पेशली बरिंग एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे रैट्स हो गए,
रैबिट्स हो गए, क्या करते हैं ये भी जो है विद टाइम बरोज कर करके रॉक्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं या रॉक्स को तोड़ देते हैं। सिमिलरली हम लोग देखते हैं प्लांट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली प्लांट्स लाइक लिकेंस, ये जो है क्या करते हैं रॉक्स के ऊपर जो है पनपते हैं एंड इवेंचुअली यहाँ पे बिकॉज ऑफ रिलीजिंग ऑफ लॉट ऑफ केमिकल्स, बहुत केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे कि रॉक्स का ब्रेक डाउन कर देते हैं। सिमिलरली जैसे कि अभी हम बाद में कभी आपका बायोडाइवर्सिटी या फिर आपकी इकोलॉजी वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे माइकोराइजे फंगी के बारे में। ये जो है जनरली आपको आपके ट्रीज के रूट्स के अंदर मिलता है और ये क्या करता है, ये मिनरल्स जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं इंपॉर्टेंट प्लांट की ग्रोथ के लिए उसको लीच कर देता है रॉक से एंड वो अवेलेबल करवाता है ट्रीज को या प्लांट्स को, राइट। सो अगेन ये सब क्या है, दिस इज अगेन वन और अनदर फॉर्म ऑफ वेदरिंग जिससे आपको रॉक्स का ब्रेकडाउन देखने में मिलता है। तो अगेन दिस इज बेस्ट एग्जांपल, देखो दिस यू कैन सी लेकिन ला पाल्मा, यहाँ पे आपको इस तरह के लाइकेंस देखने में मिल रहे हैं। इन लाइकेंस विद टाइम क्या करेंगे, रॉक्स का ब्रेक डाउन कर लेते हैं, राइट। कई बार इस तरह भी होता है, व्हाट हैपेंस इस तरह की रॉक स्ट्रक्चर्स में बर्ड जो है वो क्या करते हैं बीज गिरा देते हैं और रॉक की दरारों में बीज चले जाते हैं। विद टाइम ये बीज जो है वो प्लांट्स बन जाते हैं और उनकी रूट्स विद टाइम प्रेशर डाल डाल के वो क्या करती है, वो रॉक्स को तोड़ देती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा, अपने स्कूल्स में देखो कहीं ना कहीं में छत के पास ऐसे पीपल का पेड़ निकल रहा होता है बॉस। सो वो क्या करता है पूरे छत में दरार या क्रैक्स डाल देता है। विद टाइम जब बारिशें होती है तो बारिशों में इन क्रैक से पानी आता है, राइट। इसका एग्जांपल आपने बेस्ट देखा सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये सब होता है। सो जो लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में थे उनको तो ये सब पता होगा, प्राइवेट स्कूल वालों का मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है कि नहीं। चलिए सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन हम बात करते हैं इरोजन के बारे में। हमने वेदरिंग के तीनों टाइप देख लिए, मैकेनिकल वेदरिंग हमने देखा, केमिकल वेदरिंग देख लिया हम लोगों ने, बायोलॉजिकल वेदरिंग देख लिया। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स इरोजन। सो जब हम इरोजन की बात करते हैं, इरोजन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हो रहा है किस चीज का, रॉक्स का। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे अगेन जिस जगह पे रॉक्स हैं उसके बहुत दूर जाके ब्रेक डाउन होना देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मूवमेंट है, मूवमेंट देखने में मिलती है ऑफ मटेरियल। एंड ये मूवमेंट क्यों होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द एजेंट्स ऑफ इरोजन। इरोजन के एजेंट क्या करते हैं, वो रॉक्स को एक जगह से फ्रॉम वन प्लेस टू द सेकेंड प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और क्या करते हैं, एक जगह से इरोड करेंगे दूसरी जगह से डिपॉजिट करेंगे। सो इरोजन एंड डिपोजिशन ये आप देखते हो, एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह गिरा देते हैं एंड इसके दौरान जो है क्या होती है, आपकी ब्रेक डाउन हो जाती है रॉक्स। अगेन एजेंट्स ऑफ इरोजन ये काम करते हैं, मैंने आपको एजेंट्स ऑफ इरोजन बताए थे कौन कौन से। विंड्स ये काम करती है, हवा उठाती है रॉक्स को या पेबल्स को धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करती है। देन आता है आपका ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या है, मूविंग आइस, ये भी जो है क्या करती है, सॉर्टेड सेडिमेंट्स को उठाती है एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करती है। सिमिलरली सी वेव्स होगी, देन उसके बाद स्ट्रीम्स, फॉर इंस्टेंस रिवर स्ट्रीम्स, ये भी ये काम करती हैं, राइट। सो ये क्या है, दे आर ऑल एजेंट्स ऑफ इरोजन जो हम देखते हैं। चलिए बात करते हैं थोड़े बहुत लैंडफॉर्म्स जो अभी आपको देखने में मिलते हैं, या फिर आपको थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स दिखाता हूँ जिस तरह से इरोजन से बनते हैं। फॉर इंस्टेंस दिस इज अ नेचुरल आर्क, अभी हम बात करेंगे लैंडफॉर्म्स के बारे में। आर्क्स जो हैं दे आर, दिस इज फॉर्म्ड इन जॉर्डन। सो अगेन यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ इट बीइंग डेजर्ट एरिया, बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है यहाँ पे। और ये तेज हवा जो है अपने साथ में क्या करती है, अपने साथ में इरोड करती रहती है एंड विद टाइम पे जो भी रेसिस्टेंट आपकी रॉक्स होती हैं वो इस तरह से शेप्स ले लेती हैं बेस्ड ऑन the direction of the wind, right? So इस तरह के aerodynamic shape ले लेती हैं। So that is how these particular winds take toll of these rocks, right? With time ही क्या होगा, सारी rocks जो erode कर दी जाएंगी। Similarly आप यहाँ पे देख सकते हो, this is the जिंचितान नेशनल पार्क इन लियाओलिंग प्रोविंस ऑफ चाइना। यहाँ पे आप देख सकते हो वेव कट प्लेटफॉर्म है, राइट। इस वेव्स ने जो है, सी वेव्स ने कॉन्स्टेंटली आके क्या किया हुआ है, यहाँ से देखो ये इरोड किया हुआ है सारा जो आपका लैंडमार्क, शायद पहले इस तरह से होगा। विद टाइम व्हाट हैज हैपेंड, वेव्स ने कंटिन्यूअस इरोजन से इस तरह की लैंडफॉर्म को क्रिएट कर दिया। दीज आर कॉल्ड एज वेव कट प्लेटफॉर्म्स और सिंपली कॉल्ड एज दी क्लिफ्स। तो ये क्लिफ लाइक प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया है, द वेव कट प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट इरोजन बाय द वेव्स। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, अगेन वन फॉर्म ऑफ वेव कट प्लेटफॉर्म ओनली। वेव्स ने देखो यहाँ पे आके क्या किया है, इन्होंने कंस्टेंटली यहाँ से इरोजन किया है।
तो आप इन इरोजन्स के निशान भी देख सकते हो। अगेन कांस्टेंट जो आपको इरोजन के यहाँ पे निशान देखने को मिल रहे हैं एंड इधर पोर्शन में आपको देखने को मिल रहे हैं। सो दीज आर व्हाट, दीज आर क्लिफ्स एंड दीज आर द वेव कट प्लेटफॉर्म्स। अगेन कैसे बने हैं, दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट इरोजन डन बाय द सी वेव्स। देन और एग्जांपल देखते हैं हम लोग थोड़े बहुत। दिस इज ग्लेशियल मोरेन्स इन अल्बर्टा कनाडा। अगेन ये जो है एक्चुअली लैंडफॉर्म बने हैं बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन। देखो यहाँ पे बाकी पीछे जगह में क्या हो रहा है, इधर जगह में क्या हो रहा है, इधर इरोजन हो रहा है, राइट। इरोजन, रॉक्स को एक जगह से उठाया जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग इरोजन देख रहे हैं। अगेन यहाँ पे इरोजन है। सो इरोजन यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेपोजिशन। यहाँ से ग्लेशियर निकला होगा, ग्लेशियर जो यहाँ पे पिघला होगा एंड पिघलने से क्या हुआ, सारे सेडिमेंट्स जो है यहाँ पे डिपॉजिट हो गए हैं। सो अगेन यू कैन सी ये रॉक्स जो हैं दे आर ऑल सेडिमेंट्स जो कि यहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं, राइट। एक चीज यहाँ पे देखनी जरूरी है, जो ग्लेशियर्स होते हैं ये सॉर्टिंग नहीं करते हैं। दे डोंट डू सॉर्टिंग, सॉर्टिंग नहीं होती है इनके अंदर। क्यों? बिकॉज ग्लेशियर्स एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह रख देते हैं, जबकि जो विंड है या फिर आपकी रिवर है ये करती है, ये सॉर्टिंग करती है। सॉर्टिंग मीन्स जो हैवी चीज है उसे पहले रखेगी, उसके बाद लाइटर चीज, उसके बाद बिल्कुल लाइट चीज एंड सबसे लाइट चीज को सबसे दूर तक कैरी करती है। जबकि ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर हैवी और लाइट इकट्ठी दोनों चीजों को कैरी करता है और जब पिघलता है तो सारी चीजों को इकट्ठे गिरा देता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई सॉर्टिंग नहीं हो रखी है। जबकि अब यही चीज रिवर की डेल्टा पे जाके देखोगे तो डेल्टा में जो है आपको बहुत ही फाइन सेडिमेंट देखने को मिलेंगे, नॉट समथिंग लाइक दिस असॉर्टेड अनअसॉर्टेड आपको टोपोग्राफी देखने को नहीं मिलेगी। फिर ये थे आपके इरोजन एंड आपका वेदरिंग। इसके ऊपर हम थोड़ा और आएंगे। जो एजेंट्स ऑफ इरोजन लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, लैंडफॉर्म्स मेड बाय एजेंट्स ऑफ इरोजन, इनको हम लोग अभी दोबारा डिटेल में करेंगे आगे। बट उससे पहले थर्ड फॉर्म ऑफ हम लोग डेन्यूडेशन देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मास मूवमेंट्स। नाउ व्हाट आर दीज मास मूवमेंट्स? अब देखिए यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है, मास मूवमेंट जो है इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज लार्ज अमाउंट्स ऑफ रॉक्स मूविंग, राइट। अब ये मूव किसे कर रहे हैं? दे मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जनरली क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं एंड नॉट बिकॉज ऑफ द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन। सो एजेंट्स ऑफ इरोजन या एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन यहाँ पे मेन जो फोर्स है वो नहीं लेके आते हैं। इट इज एक्चुअली द ग्रेविटी जो यहाँ पे मेन रोल प्ले करती है, राइट। सो अभी यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें हाँ वन मोर थिंग इज, ग्रेविटी जो है ये प्राइमरी रोल प्ले कर रही है। सेकेंडरी रोल जो है वो एजेंट्स ऑफ इरोजन भी प्ले करते हैं। दैट मीन्स फॉर इंस्टेंस रॉक्स जो हैं वो मूव कर रही हैं, मास मूवमेंट्स में रॉक मूव कर रही हैं, बट इसको प्राइमरी जो फोर्स है इसमें काम कर रही है दैट इज ग्रेविटी। एंड कई बारी जो है ये रॉक्स दे आर सैचुरेटेड विद वाटर या सैचुरेटेड विद आइस एंड इस करके जो है इनकी मूवमेंट एड हो जाती है। जो ग्रेविटी के पुल में जो मूवमेंट कर रहे हैं इसकी मूवमेंट एड हो जाती है, बट इट इज नॉट प्राइमरली डन बाय these agents, right? So ये आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना है। मास मूवमेंट दे आर डन बाय, दे डन जनरली अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। बेस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, पहाड़ है। पहाड़ में जो है विद टाइम क्या होता है कि पहाड़ में जो यहाँ पे पत्थर है वो क्या है, वो कॉन्स्टेंटली ग्रेविटी के पुल में है, राइट। एंड विद टाइम क्या होगा, ये ग्रेविटी के पुल में धीरे धीरे इसकी जो स्ट्रेंथ है, एडहेसिव स्ट्रेंथ है, बाकी रॉक के साथ ये खत्म हो जाएगी एंड विद टाइम ये क्या होगा, टूट के ये नीचे गिर जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मास मूवमेंट। इसी तरह से आप अलग अलग तरह की मास मूवमेंट देखते हो। बहुत सारे इस तरह के पत्थर लुढ़कते हैं तो हम लोग इसे रॉक स्लाइड कह देते हैं, या बहुत सारे पत्थर और मिट्टी लुढ़कती है तो हम इसे लैंड स्लाइड कह देते हैं, मड स्लाइड कह देते हैं। इस तरह से अलग अलग इनके नाम दे रखे हैं हम लोगों ने, राइट। सो अगेन ये जो है दे आर वेरी एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप्स। जो वेदर्ड स्लोप्स होती हैं, ऑलरेडी वेदर्ड स्लोप्स होती हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव होती है रेदर देन अनवेदर्ड मटेरियल। सो जनरली आपको जो वेदर्ड मटेरियल होगा इनके ऊपर ये फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम करती हैं। दैट इज वाई हम लोग देखते हैं कि जो सेडिमेंट्री एरियाज होते हैं, सेडिमेंट्री जैसी रॉक्स होती हैं, उनके ऊपर मास मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं एज कम्पेयर टू हार्ड रॉकी सर्फेसेस। चलिए बात करते हैं आगे हम किस तरह की आपको मास मूवमेंट देखने में मिलती हैं। इन मूवमेंट्स को हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज में डाल रखा है और ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अगेन इसमें हम लोग डालते हैं एक एरिया बेस ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। रॉक्स का मूवमेंट किस तरह से है, रॉक्स का मूवमेंट अगर बहुत फास्ट है तो उसे हम स्लाइड कहते हैं, अगर बहुत स्लो है तो उसे हम हीव कहते हैं। तो एक एंड पे हमने हीव कर दिया जाकि बहुत स्लो मूवमेंट है रॉक्स का एंड इट इज प्रैक्टिकली इम्परसेप्टेबल। मींस अगर आप नॉर्मल आई से देख भी नहीं पाओगे, बट अगर आप लॉन्ग टर्म पे इसको देखते रहोगे तो
आपको 1-1.5 महीने बाद इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे कि हाँ जो रॉक्स हैं वो एक्चुअल में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। जबकि स्लाइड में क्या होता है, बहुत ही सडन एंड बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है रॉक्स का, एंड ये रॉक्स जो है इवेंचुअली इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड लाइक ऊपर आपके रॉक माउंटेन टॉप से माउंटेन बॉटम तक पहुंच सकती हैं, राइट। देन इसके बाद हम लोग करते हैं फ्रॉम ड्राई टू वेट। सो ये रीजन जो है आपका जनरली ड्राई होता है, यहाँ पे कंप्लीटली ड्राई, यहाँ पे कोई आपको वाटर सैचुरेशन नहीं मिलेगा, ज्यादा आपको पानी देखने नहीं मिलता, एंड कुछ जो है वो होती है वेट, राइट। सो वेट का मतलब क्या है कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये जनरली वेट होते हैं, इसमें मीन्स वाटर का सैचुरेशन भी बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। उस बेसिस में हम लोगों ने इस तरह से अलग अलग टाइप की मास मूवमेंट देखी, सारी जो है मास मूवमेंट्स, दे आर ऑल मास मूवमेंट्स दैट वी सी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉइल क्रीप या टेलस क्रीप। सॉइल क्रीप में क्या है, बेसिकली इसमें जो है सॉइल धीरे धीरे खिसकती है, क्रीप करती है, और अपने को पता भी नहीं चलता है इतनी स्लो ये जो है मूवमेंट करती है। महीने महीने 1.5 महीने बाद हमको पता चलता है कि ओ ये जो है, और ये भी सेकेंडरी ऑब्जर्वेशन से। फॉर इंस्टेंस इसके ऊपर अगर पेड़ लगा हुआ है तो पेड़ क्या होते हैं, पेड़ जो है वो टेढ़े हो जाते हैं। अगर पेड़ जैसे स्लोप पे पेड़ लगे हैं तो पेड़ जब टेढ़े हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये सॉइल जो है वो क्रीप कर रही है, राइट। सो सूखे, थोड़ी सूखी होती है सॉइल क्रीप, एंड अगर थोड़ी गीली हो जाए तो उसे हम सॉलिफ्लक्शन कहते हैं। देन सिमिलरली आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग फास्ट यहाँ पे रॉक स्लाइड देखते हैं। देन उसके बाद आपका अगर हम गीले वाली साइड है तो हम लोग देखते हैं मड फ्लोज, अर्थ फ्लोज एंड एवलांचेस। रॉक स्लाइड, यहाँ पे लैंड स्लाइड, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, राइट। सो दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर मास मूवमेंट। इन मास मूवमेंट को अभी थोड़ा डीप में देखते हैं। आपको जो है जब ये मास मूवमेंट मैं आपको करा लूंगा तब आप ये सारे जो है डायग्राम को और डीपली अंडरस्टैंड कर पाओगे। व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू इज टू रिमेंबर, और एटलीस्ट इसको जो है मेमोराइज करना है इस पर्टिकुलर डायग्राम को, एंड मेमोराइज जो है फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड ये सारी चीजें क्या हैं, उसके बाद जो है आप इसे मेमोराइज कर सकते हो, राइट। चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले स्लो मूवमेंट्स की। स्लो मूवमेंट्स इस साइड में है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ योर डायग्राम। लेफ्ट साइड में आपको देखने मिलती है स्लो मूवमेंट, एंड दे आर जनरली ड्राई ऑल्सो। स्लो एंड ड्राई मूवमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले इट इज क्रीप। क्रीप जो है ये जनरली कहाँ पे होगी, आपको स्लोप से। देखिए मोस्ट ऑफ ये जो मूवमेंट्स हैं ये आपको स्लोप में होंगी। जब स्लोप है, अगर स्लोप होगी तभी जो है ग्रेविटी का पुल सबसे स्ट्रांग होता है। सो जनरली ये मूवमेंट सारी स्लोप्स में हो रही है। अगेन इसमें जैसे मैंने आपको बताया जो मटेरियल मूवमेंट है बहुत ही स्लो मूव कर रहा है, जो इसके ऊपर की ओवरलाइंग सॉइल है बहुत स्लो मूव करती है, एंड इतनी स्लो कि आपको पता भी नहीं चलता। सिर्फ कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगा, जैसे कि अगर आपने गाँव में देखे होंगे वो जब स्लोप्स में आपके बिजली के खंभे हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, या फिर पेड़ जो हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये जो सॉइल नीचे से खिसक रही है, ठीक है। या आपने बाड़े देखे होंगे, इस तरह से बाड़े लगे होते हैं, किसी ने अपने खेत में बाड़े लगा रखे हैं, वो बाड़े जो हैं टिल्ट हो जाते हैं, बाहर की तरफ को आ जाते हैं, ठीक है, तब आपको पता चलता है। अलग अलग तरह की मूवमेंट्स हैं ये स्लो मूवमेंट। जैसे सॉइल क्रीप मैंने आपको बताया, टेलस क्रीप। टेलस क्या होते हैं, टेलस सॉइल जो है, सॉइल में बड़े फाइन रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं। टेलस में आपको जो है थोड़े बहुत मोटे मोटे पत्थर या कंकर देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली रॉक क्रीप इज ऑल्सो देयर, रॉक ग्लेशियर क्रीप, ये सारे जो है दे आर स्लो मूवमेंट्स। फॉर इंस्टेंस ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई होप जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनको ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन देखने को मिल भी जाएगी। सो अगेन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो ओवरलाइंग रॉक्स हैं या ओवरलाइंग जो आपकी लेयर है ऑफ सॉइल, ये क्या कर रही है, हल्की हल्की धीरे धीरे खिसक रही है, और आपको जो है यहाँ पे इस तरह से सॉइल जो है वो ऐसे एक के ऊपर एक थोड़ी सी दिखती है, मीन्स ओवरलाइंग दिखती है। एंड देखिए खंबे पहले इस तरह से होते थे, सीधे होते थे, अभी क्या हो गए, थोड़े थोड़े टेढ़े हो गए हैं। सिमिलरली यहाँ पे बाड़े आपको थोड़े बहुत टेढ़े हुए दिखते हैं। सो दिस इज हाउ यू सी सॉइल क्रीप। इसका देखो, ये देखो आप याद देख सकते हो बाड़े कैसे टेढ़े हो गए हैं, एंड आपको यहाँ पे सॉइल जो है ये एक के ऊपर एक ओवरलाइंग दिख रही होगी। अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ सॉइल क्रीप। ये देखो ये आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज टेलस क्रीप। टेलस क्रीप में जो है आप देख सकते हो छोटे छोटे पत्थर कंकर भी साथ साथ में नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे, राइट, विद टाइम धीरे धीरे आते हैं। तो दिस इज योर टेलस क्रीप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। देन हम लोग बात करते हैं सॉलिफ्लक्शन की ना। सॉलिफ्लक्शन जो आपका सॉइल क्रीप होता है जनरली उन एरियाज में जहाँ पे एज सच ह्यूमिडिटी या फिर बर्फ कम पड़ती, बर्फ नहीं पड़ती, ना के बराबर पड़ती है, ह्यूमिडिटी कम होती है उन एरियाज में। बट उन एरियाज में जहाँ पे ह्यूमिडिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है और जहाँ पे कई कई बारी बर्फ भी पड़ जाती है, तो क्या होता है विद टाइम जो ओवरलाइंग जो लेयर है ये लेयर जो है पानी से सैचुरेट हो जाती है। इसके नीचे एक हार्ड लेयर होगी, इम्परवियस लेयर है, एंड सिंस यहाँ पे बारिश पड़ रही है, लेट अस अज्यूम बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ने से क्या होता है ये जो
सॉइल है आपकी, ये सॉइल क्या होती है, वाटर से सैचुरेट हो गई, सैचुरेटेड विद वाटर। ये वाटर से सैचुरेट होने से क्या होता है, अगेन ये जो है इस की मूवमेंट जो है और इसको एड करता है। विद टाइम हम क्या देखते हैं, थोड़ी फास्ट मूवमेंट होती है सॉइल्स की, एंड इस तरह से आपको सॉइल्स एक दूसरे के ऊपर आप ओवरलाइंग देखने को मिल जाती हैं, राइट। जनरली मॉइस्ट एरियाज में होती हैं ये रीजन्स, मॉइस्ट एरियाज में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। आप इनको देख सकते हो इन एरियाज लाइक, बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे हिमाचल में आप देख सकते हो इनको इन आप अगर आप प्राशर गए हैं या फिर अगर आप बीर बिलिंग गए हैं, हाइयर एरियाज में जहाँ पे मिडोज होते हैं, मिडोज वाले रीजन में आपको, सिंस वहाँ पे बारिश होती है, वहाँ पेड़ ज़्यादा नहीं है, तो सॉइल जो है वो इजीली आपको इस तरह से एक के ऊपर मिट्टी ऊपर जो है एक के ऊपर एक ओवरलाइंग देखने को मिल जाती है, राइट। दिस देखो, दिस इज द एग्जांपल। ये अगेन आपने एग्जांपल या ये एरिया देखे होंगे इन मेनी रीजन्स। मैंने आपको बताया जैसे प्राशर वाला एरिया हो गया आपका हाइयर अल्टीट्यूड में, जहाँ पे मिडोज होते हैं, जहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं, या फिर आपका जैसे मैंने आपको बताया बिलिंग वाला रीजन हो गया, वहाँ चले गए, इन रीजन्स में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, राइट। देखो सॉइल जो है ओवरलाइंग एक के ऊपर। देन हम लोग बात करते हैं रैपिड मूवमेंट्स के बारे में। रैपिड मूवमेंट जो है ये जो है जनरली कहाँ पे मिलेंगे आपको, रैपिड मूवमेंट्स आपको इस साइड, ट्राइंगल के इस साइड में आपको देखने में मिलेंगी। इधर वाले पोर्शन में हमने उधर वाले पोर्शन देखी, इस साइड में आपको क्या मिलेंगी, रैपिड मूवमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पे जनरली क्रीप जो है बहुत स्लो है, रैपिड वेरी फास्ट मूवमेंट होता है। एंड ए फास्ट मूवमेंट जनरली आइदर इट इज एडेड बाय द एजेंट्स ऑफ इरोजन और इट इज जनरली अकरिंग ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे कि अर्थ फ्लो। अब अर्थ फ्लो में हम लोग क्या देख रहे हैं, जनरली जो वाटर है, जो लेयर्स हैं, रॉक की लेयर्स हैं, सॉरी आपका सॉइल की लेयर है, वो बारिश के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश का पानी यहाँ पे आ जाता है, इस करके ये लेयर सैचुरेट हो जाती हैं। एंड इतनी ज़्यादा सैचुरेट हो जाती है, क्या होता है, सारी की सारी अर्थ जो है बहुत फटाफट फ्लो करने लग जाती है, राइट। पूरा पूरा जो एरिया है, पूरा पूरा रीजन है, वो पर्टिकुलर एरिया का, ये पूरी अर्थ का एरिया जो है ये क्या होता है, ये फ्लो करने लग जाता है। इसे हम लोग अर्थ फ्लो कहते हैं। सिमिलरली इसका अनदर एग्जाम्पल इज मड फ्लो। मड फ्लो में क्या होता है, अगेन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश पड़ने से क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन से मड जो है वो निकल जाती है और वो पानी के साथ मिक्स हो जाती है। एंड ये पानी के साथ मिक्स हो क्या, इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रीम्स में या गलीज में बहती है, राइट, जिसे हम लोग सिंपली मड स्ट्रीम्स भी कहते हैं। क्या होता है, पानी जो है मटमैला हो जाता है और बहुत ज़्यादा मटमैला पानी जो है वो फ्लो करता है। जनरली आपको देखने को मिलेगा हिली रीजन में, आपको देखने को मिलता है बारिशों के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है तो क्या होता है, पानी जो है वो मटमैला पानी वो जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं वहाँ से निकलता है, नदी नालियों से निकलता है, राइट। इवेंचुअली बड़ी रिवर्स में फ्लो करता है। एंड देन उसके बाद जब ये रिवर्स या जब ये इस तरह का मड फ्लो विद टाइम जब ये स्लोप को खत्म करता है, स्लोप से नीचे उतरता है, तो ये क्या करता है, फैलता है। एंड देन इट बिकम्स वेरी डिस्ट्रक्टिव, राइट। जब ये नीचे पहुंचता है, स्लोप्स खत्म करके प्लेन्स पे पहुंचता है, तो बहुत ज्यादा वाइड फैलता है, इससे बहुत ज्यादा रैपिड डिस्ट्रक्शन होती है, राइट। फॉर इंस्टेंस ये देखो, ये आप अर्थ फ्लो देख सकते हो यहाँ पे, ये सारा जो अर्थ का रीजन है, यहाँ पे इधर पहले पूरा रीजन नॉर्मल था, सिंस पानी यहाँ पे सैचुरेट कर गया, यहाँ पे स्कार्प्स बन गए, एंड ये सारा जो रीजन है इस तरह से फ्लो करने लग गया। विद टाइम ये फ्लो करके कहाँ पे आ गया, ये फ्लो करके ब्रिजेस में या फिर जो प्लेन एरिया में वहां पे आ जाता है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अर्थ फ्लो, कंपैरेटिवली स्लो होता है एज कंपेयर टू मड फ्लो। बट यहाँ पे जो है अगेन वाटर का कंपैरेटिव जो वाटर है वो कंपैरेटिवली लेस है, बट मड फ्लो में वाटर इज वेरी वेरी हाई, एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज्यादा फास्ट फ्लो होता है। देखो आप इस तरह से देख सकते हो, दिस इज 2010 लद्दाख फ्लड। यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज कम्प्लीटली मड फ्लोइंग विद द मिक्स ऑफ वाटर। सिमिलरली ये जो है दिस इज अगेन चिली में जो फ्लड्स आए थे, इसका भी एग्जांपल आप देख सकते हो। अगेन हेयर यू कैन सी मड फ्लोइंग। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मड स्लाइड। अगेन दिस वाज इन चाइना। ये आपका हुबाई प्रिंस वाला है, हुबाई प्रोविंस है चाइना का, एंड यू कैन सी द काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द मड फ्लो। सो देन अनदर टाइप ऑफ मास मूवमेंट जो आप देखते हो, इट इज लैंड स्लाइड्स, रॉक स्लाइड्स एंड डेब्री स्लाइड्स। ये तीन टाइप की आपको स्लाइड देखने को मिलती है। देखो स्लाइड जो है एक्सट्रीम एंड में आपको मैंने बताया था, एंड ड्राई। यहाँ पे तो जो है इस साइड में आपको क्या मिला, फ्लो देखने को मिल रहा था, इस साइड में आपको क्या देखने को मिलता है, ड्राई। ड्राई जो है अगेन इसमें आपको क्या मिलेंगे, लैंड स्लाइड, रॉक स्लाइड, डेब्री स्लाइड। लैंड स्लाइड देखो आप, ये लैंड स्लाइड देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो गया, पूरा कॉलम ऑफ द लैंड
ये जो है क्या कर गया है, खिसक गया है। अगेन यहाँ पे भी क्या होता है, वाटर या फिर जो है आइस, ये एड करती है लैंड के मूवमेंट में। देखो यहाँ पे ग्रेविटी का पुल तो हो ही रहा है, लैंड के ऊपर ग्रेविटी का पुल तो चल ही रहा है, बट विद टाइम व्हाट हैपेंस इज ये रीजन में पानी जो है वो सैचुरेट कर जाता है और इससे क्या होता है, पूरा पूरा लैंड नीचे को खिसक जाता है। एंड दिस इज द लैंडस्लाइड विच अकर्स। अगेन बारिशों के टाइम पे, रेनी सीजन के टाइम पे हम लोग बहुत बार यहाँ पे माउंटेनियस रीजन्स में इन लैंडस्लाइड्स को विटनेस करते हैं। यहाँ से शिमला वाली साइड चले जाओ, शिमला से आगे जाओगे यूल फाइंड लॉट ऑफ लैंडस्लाइड, इधर मनाली वाली साइड चले जाओगे यूल फाइंड लॉट ऑफ लैंडस्लाइड। अगेन क्यों होती है, बिकॉज ऑफ एक्सेस रेनफॉल एंड बिकॉज ऑफ द स्टीप स्लोप्स ऑफ हिमालयाज। यू कैन, यहाँ पे मैंने छोटा सा वीडियो कर रखा है, अगर ये वीडियो देखना चाहते हो तो let us play this video and you can see how this landslide occurs. ओके, सो ये वीडियो चल नहीं रहा है दोस्तों, वीडियो इज नॉट प्लेइंग, सो नो इशू। ये वीडियो मैं आपको लिंक में एम्बेड कर दूंगा, आप ही जाके देख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, राइट। सो लेट अस नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स दी रॉक स्लाइड्स एंड डेब्री स्लाइड्स। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ डेब्री, छोटे छोटे पत्थर, अगर बहुत छोटे छोटे पत्थर बहुत ज्यादा तादाद में नीचे गिरते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, डेब्री स्लाइड्स कहते हैं। और अगर बड़ी बड़ी पत्थर या बड़े बड़े रॉक्स गिर रहे हैं तो इन्हें हम रॉक स्लाइड्स कहते हैं। ये आप एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे, ये चल नहीं रहा, अभी चलेगा, देखिए। तो ये आपको चलते दिखेंगे, देखिए यहाँ पे रॉक स्लाइड होती दिखेगी, ये देखिए ये रॉक स्लाइड है आपका सारा, राइट। सो दैट इज हाउ योर रॉक स्लाइड अकर्स। एंड देखिए बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खिसक रहे हैं, ठीक है कि नहीं। सो ये जो है आपकी रॉक स्लाइड्स एंड लैंड स्लाइड्स हैं, कंपैरेटिवली बहुत फास्ट मूवमेंट है, ब्लिंक ऑफ द आई आपको ये मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ऑलराइट। सो ये जो है आपकी मूवमेंट्स हैं। सो दीज वर दी मास मूवमेंट्स एंड इसके साथ मेरा पहला टॉपिक दैट इज डेन्यूडेशन वाला ये खत्म हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूंगा आपके साथ लैंड फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। सो अलग अलग लैंड फॉर्म्स देखेंगे। तो दोस्तों उससे पहले हम लोगों को यू हैव टू सी दिस क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपको घर से सॉल्व करके लाना है, यू हैव टू सॉल्व देम फ्रॉम होम, ठीक है जी। गो होम एंड सॉल्व देम आउट, इनको ट्राई टू राइट देम इन अराउंड लाइक 100 वर्ड्स पे लिखने की इनको कोशिश करनी है आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आर फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं क्या, इफ नॉट वाई, एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सो अगेन आपको ये 10 मार्क्स में लिखना है। देन आवर अर्थ इज अ प्ले फील्ड ऑफ टू अपोजिंग जियोमॉर्फोलॉजिकल फोर्सेस, डिस्कस। अगर जिसको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आया तो बॉस पिछली वीडियो को जाके देखो, पिछले लेक्चर में मैंने ये पर्टिकुलर चीज बताई है। मैटर ऑफ फैक्ट अभी मैं जब रिवाइज कर रहा था तब भी मैंने बताई थी। देन एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस ड्राइव अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन्स हीट, एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस सन्स हीट। अगेन कुछ दिमाग ठनका तो मैंने पीछे अभी ये बताया था, इसको लिखने की कोशिश करनी है आपको। एंड फाइनली व्हाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंड स्लाइड्स आर मोर इन हिमालयाज एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स, नीचे डेक्कन वाले जो हिल्स हैं वहां पे जो लैंडस्लाइड्स हैं वो कम क्यों आती हैं, हिमालय से इतनी ज्यादा क्यों आती हैं, ये भी मैं कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, बट मैं इसको दोबारा बताऊंगा। हमारे देश में हिमालयास में एवलांचेस लैंडस्लाइड्स कंपैरेटिवली ज्यादा आती है, डेक्कन वाले रीजन में कंपैरेटिवली कम आती है। क्यों, बिकॉज पहले ही हिमालयास टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जेंस जो है बाउंड्री में ये हिमालयास हमारे, तो बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज्यादा जो है टेक्टोनिकली एक्टिव है। सो अर्थक्वेक्स आते हैं, अर्थक्वेक आने से क्या होता है, यहाँ पे अगेन रॉक्स में दरार पड़ जाती है, इनकी जो एडहेसिव स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, इस करके ये इनके अंदर जो गिरने का खतरा होता है वो ज्यादा होता है। सिमिलरली ये जो रॉक्स है, मोस्ट ऑफ दीज रॉक दे आर फॉर्म्ड ऑफ सेडिमेंट्री अपलिफ्टमेंट से बनी हुई है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कैसे सेडिमेंट्री, सो गो बैक एंड इंडिया का जो हिमालयन ओरोगनी हमने देखी थी, हिमालयन ओरोगनी किस तरह से हुई है वो देखना जाके, जब मैंने आपको ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस कराया था प्लेट टेक्टोनिक्स में, वहां पे मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में इससे क्या हुआ, हिमालय में जो सेडिमेंट्स थे ऊपर वो ऊपर उठ गए थे जिससे हिमालय बने हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कंपैरेटिवली जिनके अंदर एडहेसिव स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती है, वीक होने से क्या है, कंपैरेटिवली इजी जो है ब्रेकडाउन या मास मूवमेंट्स के इफेक्ट में आ जाते हैं।
जबकि नीलगिरीज वाले जो आपके एरिया हैं या वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है आपका, या मैटर ऑफ फैक्ट डेक्कन के जितने भी आपके हिमालय जो आपके हिल रेंजेस हैं या माउंटेन्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, सॉरी बसॉल्टिक ओरिजिन के हैं, वोल्केनिक ओरिजिन के हैं, सो हार्ड रॉक्स हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट एडहेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अर्थक्वेक्स भी नहीं आते ज़्यादा, एंड दैट इज वाई दे आर नॉट दैट prone to landslides. I hope this question was understood. Still, you need to write this question. I want all 4 of the questions to be done by you people. And that is it. Let's move forward towards the next topic, that is landforms. जो बचे हुए लैंडफॉर्म्स हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं. पुराने वाले लेक्चर्स में हमने सिर्फ लैंडफॉर्म, मैंने आपको एंडोजेनेटिक लैंडफॉर्म्स के बारे में बनाया था, एक्सोजेनेटिक लैंडफॉर्म्स के बारे में अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ. सो उससे पहले क्वेश्चन फॉर यू पीपल कि बॉस लैंडफॉर्म होता क्या है, लैंडफॉर्म क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लैंडस्केप, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज टोपोग्राफी. जो मैं टोपोग्राफी इतनी देर से बोल रहा हूँ वो क्या चीज़ है, लैंडफॉर्म, लैंडस्केप एंड टोपोग्राफी. सो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं ही बता देता हूँ. मुझे पता है आपके मन में आ गया है, आपको पता है इसका आंसर, बट फिर भी सुन लो. लैंडफॉर्म जो है, लैंडफॉर्म इज व्हाट, लैंडफॉर्म जनरली वेरी स्मॉल और मीडियम ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड. एक किसी अर्थ सरफेस में एक पर्टिकुलर टाइप का लैंड या स्मॉल ट्रैक्ट या मीडियम ट्रैक्ट जो है वो लैंड के, उसको हम लोग लैंडफॉर्म कहते हैं. जैसे कि एक माउंटेन, दिस इज अ लैंडफॉर्म, एक प्लेट्यू, दिस इज अ लैंडफॉर्म, एक प्लेन रीजन, दिस इज अ लैंडफॉर्म. ठीक है, सो ये क्या है, लैंडफॉर्म्स है, स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड एक पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज कॉल्ड एज लैंडफॉर्म. नाउ जब भी अलग अलग लैंडफॉर्म्स आपको देखने में मिलते हैं, फॉर इंस्टेंस आपको बहुत सारे माउंटेन रेंजेस देखने में मिल गई, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्लेट्यूज देखने में मिल गए, बीच में आपको इंटरमाउंटेन प्लेट्यू दिख गया, थोड़ा सा प्लेन्स देखने में मिल गए. सो ये रीजन्स कलेक्टिवली क्या बन जाते हैं, ये एक रीजन के लैंडस्केप बन जाते हैं. एक लैंडस्केप जो है इस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ landforms together, several related landforms together, they make up landscape. For instance, prairie region, tundra region, rainforest region of Brazil, ये सारे क्या हैं, they are अलग अलग टाइप के लैंडस्केप्स. ठीक है जी. एंड किस तरह से लैंडस्केप, ये लैंडफॉर्म्स लैंडस्केप के अंदर अरेंज हैं, किस तरह से दिख रहे हैं, क्या इनकी आप कह सकते हो अरेंजमेंट है, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, टोपोग्राफी कहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया की, कि इस पर्टिकुलर एरिया की टोपोग्राफी किस तरह की है. इस पर्टिकुलर एरिया की टोपोग्राफी माउंटेनियस है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा माउंटेन्स दिख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे जो है आपको ये पर्टिकुलर एरिया की जो टोपोग्राफी है वो प्लेन्स है. तो प्लेन्स आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, डाइसेक्टेड है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स चल रही हैं, सो इसको हम लोग टोपोग्राफी कहते हैं. ठीक है कि नहीं. अगेन ये लैंडफॉर्म जो है ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड इनकी जो शेप है, साइज है, नेचर है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. क्यों, बिकॉज दो फोर्सेज यहाँ पे लड़ रही हैं. कौन कौन सी फोर्सेज लड़ रही हैं, अंदर से एक फोर्स लड़ रही है वो है एंडोजेनेटिक, बाहर से एक फोर्स लड़ रही है एक्सोजेनेटिक. सो अगेन इनके कारण लैंडफॉर्म जो है वो चेंज होते रहते हैं. चलिए हम लोग लैंडफॉर्म्स फटाफट बात करते हैं, ज़्यादा लैंडफॉर्म्स नहीं है. सो अगेन फर्स्ट आपका जो लैंडफॉर्म है, इट इज़ मेड बाय रनिंग वाटर. रनिंग वाटर जनरली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा रिवर स्ट्रीम्स में या फिर ओशियंस में, आपको जो वेव्स देखने में मिलती हैं, राइट. सो हम लोग पहले स्ट्रीम्स की बात करते हैं, रिवर स्ट्रीम्स की. इनको हम कहते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स या रिवर लैंडफॉर्म्स. सो ये लैंडफॉर्म जो है दो टाइप के बनते हैं, एक होता है लैंडफॉर्म विच इज कॉज्ड बाय इरोजन, and second is landform which is caused by deposition. So erosional landforms and depositional landforms. Now इसको you need to understand, अगर इसको अभी भी समझ में आएगी किस तरह से रिवर इरोजन और डेपोजिशन कर रही है, तो प्लीज पिछले लेक्चर को जाकर देखना. मैंने आपको वहाँ पे स्टेजेस ऑफ रिवर बताए थे. यूथ स्टेज होती है इसकी, देन उसके बाद मेच्योर स्टेज होती है, देन ओल्ड स्टेज होती है. उस स्टेज में जाके देखो, ये स्टेज आपको दिख रही होगी, यूथ स्टेज होती है आपकी. यूथ स्टेज ये अभी अभी स्लोप से नीचे उतर रही होती है तो बहुत एग्रेसिव होती है. देन उसके बाद मेच्योर स्टेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा करके चलती है. एंड देन उसके बाद ओल्ड स्टेज होती है जहाँ पे रिवर कंपैरेटिवली इसकी जो स्ट्रेंथ है, इरोजनल पावर है, वीक हो जाती है, डेपोजिशनल पावर जो है मैक्सिमम होती है. सो ये जो है मैंने 3 स्टेज बताए थे आपको. स्टार्टिंग के स्टेज में क्या होता है, रिवर माउंटेन से निकल रही है, बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं वो इकट्ठी होती हैं, और ये स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लो करती हैं. इन फ्लो से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इरोजन करती हैं, वर्टिकल इरोजन देखने को मिलेगा आपको. रिवर जो है वो उनके ही बेड से, स्ट्रीम के, अपने स्ट्रीम के बेड से, यहाँ पे अगर रिवर फ्लो कर रही है तो बेड से ही जो है इरोजन बहुत ज़्यादा करती हैं. इसे हम कहते हैं वर्टिकल इरोजन. ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इरोजन लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगे,
देन आपको वी शेप्ड वैलीज देखने को मिलेंगी, देन आपको हैंगिंग वैलीज देखने को मिलती हैं, आपको कैटरैक्ट्स देखने को मिलेंगे, पॉट होल्स देखने को मिलेंगे, आपको रैपिड्स देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद व्हाट हैपेंस, ये स्लोप को एंड करती है और बहुत सारी ट्रिब्यूटरी यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी होती है। अब यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है बट इसकी इरोजनल पावर कंपैरेटिवली कम होती है, डिपोजिशन पावर जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे डिपोजिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि नेचुरल लीवेज कुछ नहीं, यहाँ पे जो है आसपास में लैटरली क्या करती है, रिवर डिपॉजिट करती जाती है, इनको हम नेचुरल लीवेज बोलते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है। फिर उसके बाद फ्लड प्लेन्स हैं, ये फ्लड प्लेन्स हैं, जब भी फ्लड आता है तो यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी जमा होती है, इन पे हम लोग रह भी रहे हैं, इंडोगैनेटिक प्लेन्स फ्लड प्लेन्स है आपके। सो सिमिलरली डेल्टा मैंने आपको पिछली बार ही करा था, डेल्टा इज ऑल्सो अ डेपोजिशनल फीचर। सो अगेन ये तो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, पिछले में आपने ऑलरेडी कर चुके हो, पिछले मैंने आप बताया था, एनी चीज नहीं पता तो कोई चक्कर नहीं है। हम लोग फटाफट से देखते हैं लैंडफॉर्म्स कौन से रनिंग जो वाटर बनाता है, स्पेशली रिवर जो बना रही है। इरोजनल में रिवर वैलीज, गॉर्जेस एंड कैनियंस, ठीक है, खाइयां बनाना, waterfalls, cataracts, hanging valley, potholes, river terraces, meanders and penny plains। meanders and penny plains यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाँ penny plains तो ठीक है बट meanders यहाँ पे नहीं होंगे, meanders यहाँ पे ज्यादा होते हैं वैसे। चलो ठीक है, एनीवेज दोनों में चल जाते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं फटाफट से आपको, ये देखो ये है आपके गॉर्जेस, खाइयां, रिवर जो खाई बनाती है, पहले ये लैंडफॉर्म ऐसे होगा, धीरे धीरे रिवर यहाँ से जाई एंड इसने क्या किया, इसने धीरे धीरे क्या करते रहे, कटिंग करते, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना वर्टिकल इरोजन, वर्टिकल इरोजन किया, वर्टिकल इरोजन से विद टाइम क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह की खाई बन गई, ठीक है। सिमिलरली ये ग्रैंड कैनियन कोलोराडो प्लेट्यू में एक रिवर जो है, दिस इज ऑल्सो कोलोराडो, कोलोराडो रिवर जो है क्या कर रही है, इस तरह से धीरे धीरे इरोजन करती रही और यहाँ पे इसने इस तरह का कैनियन बना दिया। कैनियन इज नथिंग बट काइंड ऑफ गॉर्ज ओनली। कैनियन गॉर्ज जो है वो हमेशा इस तरह से वी शेप्ड होता है, कैनियन जो है वो आपको ऊपर से ज्यादा चौड़ा दिखेगा एंड नीचे से जो है कंपैरेटिवली, बीच से कंपैरेटिवली नैरो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की शेप को हम लोग जनरली कैनियन कह देते हैं एंड दिस इज योर गॉर्ज। एग्जाम्पल गॉर्ज का जाना है तो यहाँ से ऊपर चल जाना हिमाचल की तरफ, यू विल फाइंड बियास रिवर, यू विल फाइंड रावी रिवर, बहुत सारी इस तरह की रिवर है। बियास रिवर के जब आप कुल्लू की तरफ या मनाली की तरफ जाते हो तो बियास रिवर साथ साथ में बह रही होती है, देखना इस तरह से कटिंग करती हुई बड़े बड़ी खाइयां बना रखी हैं इन्होंने माउंटेन्स पे। सो दिस इज कॉज्ड बाय रिवर व्हेन इट इज इन द इरोजनल स्टेज, क्या चीज, गॉर्जेस एंड कैनियंस। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स कब बनते हैं जी, वाटरफॉल्स तब बनते हैं जब रिवर जो है बड़ी फास्ट मूविंग रिवर एनकाउंटर करती है दो अलग तरह के रॉक की लेयर्स को। ऊपर वाली जो लेयर है वो हार्ड होती है, नीचे वाली लेयर कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है। सो जब पानी नीचे गिरता है तो क्या करता है, ये नीचे की जो सॉफ्ट लेयर है इसको इरोड करता रहता है धीरे धीरे, एंड इस इरोजन से क्या होता है, यहाँ पे बनते हैं वाटरफॉल्स। तो ये वाटरफॉल्स है आपके, ठीक है जी। हार्ड रॉक जो है वो कम इरोड होती है, सॉफ्ट रॉक जल्दी इरोड जाती है, तो इससे वाटरफॉल्स बन जाते हैं। वाटरफॉल जो है यहाँ पे आपको नीचे एक और प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज प्लंज पूल। प्लंज पूल वो एरिया होता है जहाँ पे जो डेप्थ होती है कंपेयर टू दी सराउंडिंग एरिया वो जो है ज्यादा होती है, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ से आप बह रहे हैं एंड देयर इज अ प्लंज पूल, अगर प्लंज पूल है तो आप प्लंज पूल में गिर जाओगे, देयर इज अ हायर चांस कि आप गिर के भी बच जाओगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है, दो अगर रिवर की डेप्थ ज्यादा नहीं भी है तो। पर इसको ट्राई मत करना घर जाके बॉस, ये ट्राई करोगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो ऐसी मजाक में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो नीचे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन हैंगिंग वैली, यू कैन सी हैंगिंग वैली रिवर जो है मेन वैली, दिस इज यू शेप्ड वैली, दिस इज हैंगिंग वैली। द रिवर जो है ये क्या कर रही है, ये बड़ी वैली के अंदर खुलती हैं एंड ये जो है पर्टिकुलरली इस तरह की वैलीज बनाते हैं कॉल्ड एज हैंगिंग वैलीज। हैंगिंग क्यों, हैंगिंग का मतलब देखो ये बड़ी वैली के ऊपर हैंग कर रही है वैली, देखो ये बड़ी वैली है, ये बड़ी वैली है, इसके ऊपर एक छोटी वैली हैंग कर रही है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हैंगिंग वैली। उसके मैंने बताया टेरेसेस बनते हैं। टेरेसेस कब बनते हैं, टेरेसेस बनते हैं जब वर्टिकल इरोजन होता है। वर्टिकल इरोजन, रिवर जो है देखो इस तरह बह रही है, मैं आगे को कैसे दिखाऊं, रिवर इस तरह को बह रही है, मींस आगे की तरफ को बह रही है, ठीक है कि नहीं। सो रिवर जो है बह रही है और वो क्या करती है, देखो साइड से इरोड करती जा रही है, ये इरोड करती जा रही है एंड इस तरह से आपको स्टेप्ड टेरेस टाइप जो है स्टेप्स देखने को मिलते हैं रिवर के अंदर। और एक दो तरह के हो सकते हैं, पेयर्ड भी हो सकते हैं, अनपेयर्ड भी होते हैं, ठीक है। जनरली जब जो फ्लो है वो कंपैरेटिवली स्मूथ होता है तो आपको पेयर्ड टेरेसेस देखने को मिलते हैं, जब बहुत ज्यादा एब्रप्ट होता है, वायलेंट होता है, तब आपको अनपेयर्ड टेरेसेस देखने को मिलते हैं ज्यादा। सो अगेन इरोजनल फीचर ऑफ द रिवर।
फिर हम लोग बात करते हैं डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ द रिवर। आप देख सकते हो डिपोजिशन, पहला देखो एलुवियल फैन्स। फैन क्या हुआ, जब रिवर जो है माउंटेन से नीचे उतर गई, स्लोप खत्म हो गई, तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा मिट्टी कैरी करिए, सेडिमेंट कैरी करिए, आसपास जो है उसने गिरा दी, आसपास गिराई, तो व्हाट इज दिस इज एलुवियल। इस तरह के फैंस बन जाते हैं, फैंस बन जाने या कोन बन जाने, ये कोन बन गया ना यहाँ पे। सो दीज आर डेपोजिशनल फीचर्स। देन डेल्टा में आपको ऑल बहुत डीप में समझा चुका हूँ, नहीं समझ में आया था तो पिछली बारी दोबारा पिछला वीडियो निकाल के देखो, डेल्टा बहुत डीपली एक्सप्लेन किए हुए हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दिस इज नेचुरल लिवीज। जब रिवर जो है फ्लो करते तो आसपास जो है वो क्या करती है, इस तरह की छोटी छोटी हिल्स बनाती हैं, साइड्स में हिल्स बनाती हैं ऑफ द सेडिमेंट्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेचुरल लेवीज। देन फाइनली जो है आपका ये रीजन देखो, आप ये क्या देखो, ये ऑक्सबाउ लेक्स हैं, मिएंडर्स हैं, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ योर डेपोजिशन फीचर ऑफ द रिवर। मिएंडर, ये ऑक्सबाउ लेक कैसे बनते हैं, आपने ओल्ड स्टेज पे आके रिवर क्या करती है, बहुत ज्यादा मिएंडर करती है, बट विद टाइम क्या होता है, जब इस तरह की मिएंडरिंग चल रही होती है तो बहुत ज्यादा डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट भी कर रही है। विद टाइम क्या होता है, सेडिमेंट्स के डेपोजिशन से कुछ हिस्सा रिवर का कट जाता है और वो लेक बन जाता है। इस लेक को हम लोग कहते हैं ऑक्सबाउ लेक, ठीक है कि नहीं। चलो सो बहुत है, इतना बहुत हो गया। रिवर लैंडफॉर्म्स या फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स आपके कवर हो गए। देन हम लोग बात करते हैं कास्ट लैंडफॉर्म्स के बारे में। व्हाट आर दीज कास्ट लैंडफॉर्म्स, पीछे मैंने अभी बात करी थी कास्ट लैंडफॉर्म्स के बारे में। कास्ट लैंडफॉर्म्स आर दोज लैंडफॉर्म्स जो कि बनते हैं उन एरियाज में जहां पे लाइमस्टोन बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होता है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या चीज होती है बॉस, इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। सो अगेन यहाँ पे भी आपको कुछ फॉर्म देखने को मिलती है, इरोजनल एंड डेपोजिशनल। क्या होता है, इस तरह की बड़ी बड़ी लाइमस्टोन है, पानी पड़ा इनके ऊपर, पानी के साथ ये मिक्स हो गई और ये रॉक्स लिटरली डिसॉल्व करके बहने लग जाती हैं। सो कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं इनके एंड कुछ डेपोजिशनल लैंडफॉर्म बनेंगे। सो इरोजनल लैंडफॉर्म जैसे कि लेपेज, ब्लाइंड वैली, सिंकिंग क्रीक, पोल्स, डोलाइन या सिंक होल्स, ओवालास, केव्स, ये इसको जो है दे आर ऑल इरोजनल फीचर्स। डेपोजिशनल फीचर्स जो कि हमने बचपन में पढ़े हुए हैं, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स एंड केव पिलर्स। देखते हैं इनको क्या चीजें हैं। देखो ये जो है दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ लाइमस्टोन टोपोग्राफी। बारिश पड़ी या कुछ हुआ, पानी के साथ क्या हुआ, सिंस लाइमस्टोन जल्दी जल्दी बह जाता है या ये मिक्स हो जाता है तो किस तरह के गड्ढे बन गए, दिख रहे हैं गड्ढे, ये गड्ढे जो हैं दे आर कॉल्ड एज सिंक होल्स। इन्हें सिंक होल्स भी कहते हैं, इन्हें डोलाइंस भी कहते हैं, इन्हें पोल्स भी कहते हैं, बिकॉज इस तरह की टोपोग्राफी पोलैंड वाली साइड में बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। सो इस साइड में हम लोगों ने इनके नाम रखे हुए, दैट इज वाई इस तरह के अजीब अजीब से नाम है, ठीक है। सो पोल, सिंक होल्स, डोलाइन कुछ नहीं है, ये वो गड्ढे हैं जब पानी यहाँ पे पड़ता है तो मिक्स हो जाती है रॉक्स एंड इस तरह के गड्ढे बन जाते हैं। विद टाइम ये गड्ढे जो है बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। इन बड़े गड्ढों को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम उवालाज कहते हैं, ठीक है जी। उवालाज, दे आर नथिंग बट वेरी बिग सिंक होल। विद टाइम क्या होगा, इस गड्ढे बड़े होके क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और इस तरह की एक वैली बन जाएगी। आपको इस तरह की वैली बनी दिख जाएगी, देखो ये वैली बन गई ना यहाँ पे, ये वैली जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंकिंग वैली, ठीक है कि नहीं, सिंकिंग वैली कहते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया तो मैंने आपको सिंकिंग क्रीक या सिंकिंग वैली, ठीक है। एंड उसके बाद सिंकिंग वैली के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, कई कई बारी ये जो है बीच में से कहीं पे गायब हो जाएगी। ये सिंकिंग वैली जो है आप जाओगे इसके ऊपर तो आपको लगेगा कि रास्ता है, बट विद टाइम क्या होगा, बीच में सडनली खत्म होगी। तो सडनली कैसे खत्म होगी, सडनली इसलिए खत्म होगी कि यहाँ पे जो है क्या हुआ, यहाँ पे जो इरोजन है बहुत ज्यादा हुआ और ये जमीन के नीचे चला गया, तो यहाँ पे जो पानी है वो जमीन के नीचे चला गया और वैली जो है सडनली यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो इसे ब्लाइंड वैली या ब्लाइंड क्रीक भी कहते हैं। क्रीक और वैली इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है जी। इवेंचुअली ये पानी के साथ मिक्स होकर लाइमस्टोन जाता कहाँ है, ये लाइमस्टोन जाता है जमीन के नीचे। जमीन के नीचे देखो ये इरोजन से ये सारे इस तरह के लैंडफॉर्म बने हुए हैं, बट ये कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट होंगे ना। तो कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट कैसे होते हैं, ये केव्स में डिपॉजिट होते हैं। ये केव्स बनते कैसे हैं, ये केव्स बनते इरोजन से, बट क्योंकि यहाँ पे पानी आया था और लाइमस्टोन सारा निकल गया, बट ऊपर से आता हुआ जो लाइमस्टोन है, जो मिक्स्ड डिजॉल्व लाइमस्टोन है, वो क्या करता है, वो इस तरह के क्या बनाता है, इस तरह के पिलर्स बना, इस तरह के जो है आपका स्टैलेक्टाइट्स में स्ट्रक्चर बनाता है, स्टैलेक्टाइट्स। एंड नीचे जब इस तरह से टपकता है तो यहाँ पे डिपॉजिट होता रहता है
और यहाँ पे बनते हैं स्टैलेग्माइट्स, ठीक है। विद टाइम में जुड़ जाते हैं तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पिलर्स। दे आर व्हाट, दिस इज अ लाइमस्टोन केव एंड यहाँ पे आपको स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट्स या केव पिलर्स देखने को मिलते हैं, ऑल ऑफ देम डेपोजिशनल फीचर्स, ठीक है कि नहीं। चलो फिर आते हैं आपके एओलियन लैंडफॉर्म्स। एओलियन लैंडफॉर्म जो हैं दे आर फॉर्म्ड अगेन कॉज्ड बाय द विंड के कारण ये बने जाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग विंड जहाँ पे चलती है वहां पे आपको एओलियन लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। अगर कोई मेरा भाई लद्दाख से है या आप स्पीति वाले रीजन से है, लाहौल स्पीति वाले रीजन से है, तो उनको पता है वहाँ पे जो है बारिश नहीं पड़ती, बट वहाँ पे विंड जो है वो बहुत विंड्स इन ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एंड इस करके बहुत ज़्यादा इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, एओलियन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दो तरह के इरोजनल एज वेल एज डिपोजिशनल, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे और कहाँ पे देखने को मिलेंगे, अगेन डेजर्ट वाले रीजन में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बिकॉज डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है। इरोजनल जैसे कि डिफ्लेशन बेसिन या ब्लोआउट्स, मशरूम रॉक्स, इंसिलबर्ग्स, वेंटिफैक्ट्स, अभी बताऊंगा क्या चीजें हैं। इरोजनल डेपोजिशन जैसे कि सैंड ड्यून्स एंड लोएस, लोएस मैंने पिछली बार भी बताया था बट स्टिल इस बार अभी फिर बताऊंगा, ठीक है जी। ये आपका डेजर्ट है, हवा बहुत तेज चलती है, हवा तेज बनती है तो एडी करंट्स बनाती है, इस तरह के सर्कुलर करंट्स बनाती है। यहाँ से क्या करेगी, मिट्टी उठा लेगी और यहाँ पे जो है आसपास डिपॉजिट कर देती है। तो यहाँ पे इस तरह की आपको टोपोग्राफी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हवा इस तरह से चल रही है, यहाँ से भी उठाएगी, इस तरह से करंट उठाएगी एंड इस तरह से, तो यहाँ पे ऐसे बन गया ना ये खड्डा टाइप, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन बेसिन्स, ठीक है कि नहीं। कई बार ये विंड जो है ये क्या करती है, ये किसी ऐसे हार्ड रॉक को काउंटर करती है तो आसपास की सारी चीज को इरोड कर देगी, बट इस रॉक को इरोड नहीं कर पाती बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वेदर रेसिस्टेंट या वेदरिंग रेसिस्टेंट मटेरियल, जनरली जैसे ग्रेनाइट का बना होगा कुछ। सो वेदरिंग रेसिस्टेंट होने के कारण क्या है, ये इस तरह से ही स्ट्रक्चर खड़ा रह जाता, ठीक है। इनको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, इंसिलबर्ग्स कहते हैं। बड़े बड़े ऐसे अजीब से स्ट्रक्चर खड़े होंगे, आप देखोगे आसपास एरिया बिल्कुल सही है, रेतीला एरिया है, कुछ भी नहीं है, बट सडनली आपको ऐसी बड़े बड़े रॉक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली कई बार क्या होता है, ऐसे ही रॉक स्ट्रक्चर, सिंगल रॉक स्ट्रक्चर को कंटिन्यूसली हवा क्या करती है, बम्बार्ड करती है, किसके साथ, हवा के साथ। सो हवा के साथ जो है इस तरह के आपके जो सैंड के पार्टिकल्स है बम्बार्ड करती रहती है और इनको चीजल कर देती है, ठीक है। दे चीजल देम इनटू इस तरह के एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर्स में। अब ये धीरे धीरे जो है इस तरह से इन्हें चीजल करा, चीजल करके ये इस तरह से एरोडायनेमिक से स्ट्रक्चर बन गया रॉक का, राइट, क्योंकि हवा जो है ऐसे निकल रही थी, एरोडायनेमिक से स्ट्रक्चर बन गया। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इन लोग हमको वेंटिफैक्ट कहते हैं, ठीक है। कई बार ये रॉक्स जो हैं, हवा बहुत लो लाइंग हवा चल रही होती है, नीचे बहुत लो लाइंग चल रही होती है, सो नीचे से इरोड कर देती है, नीचे से कंटिन्यूस करती है इरोड करना एंड ऊपर से इरोड नहीं करती है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे बनते हुए, यहाँ पे हम लोग इस तरह से इस तरह की रॉक्स देखने को बनती हैं जिसे हम कहते हैं मशरूम रॉक्स, ठीक है कि नहीं, मशरूम रॉक्स। तो अगेन पता चल गया होगा ये सारी चीजें। सो ये जो है इरोजनल है, डेपोजिशनल में आपको बताता हूँ। देखो ये देखो, ये आपकी मशरूम रॉक्स है, मशरूम रॉक दिख गई। इंसलबर्ग, ये इंसलबर्ग जो है आपको स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अगर किसी ने टूरिज्म की साइट देखी होगी, अभी तो मत देखना बॉस, अभी तो प्रॉब्लम चली हुई है, कोरोना चला हुआ है, तो अभी तो कोई कहीं जाने भी नहीं देगा आपको। बट अगेन ऑस्ट्रेलिया की अगर टूरिज्म साइट देखोगे तो उसमें पीछे जो है आउटबैक दिखाया है कि आउटबैक में कैंपिंग करेंगे और वहां पे इस तरह का बड़ा रॉक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, जिन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ये कहते हैं आयर्स रॉक, राइट। तो ये इसकी जो है बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हेलीकॉप्टर में लेके जाते हैं, कभी लेके जाएंगे आपको, जब आप बड़े आईएएस अफसर बन जाओगे तब जो है आपको इस तरह के टूर स्पॉन्सर होंगे तो वहां जाके देख लेना, ठीक है। सो आईएएस रॉक कैसे बना, ये अगेन इट इज अ वेरी वेदरिंग रेसिस्टेंट रॉक जो आपको देखने को मिलते हैं इन द मिडल ऑफ नोवेयर। देन उसके बाद आता है वेंटिफैक्ट्स। वेंटिफैक्ट जो है दे आर देखो मैंने आपको बताया था इस तरह के वेंटिफैक्ट्स बने हुए किस तरह बने होंगे, बहुत ही सॉरी इस तरह को चली विंड, इस तरह को विंड चली हुई है एंड विंड के कारण, कंटिन्यूस विंड के बम्बार्डमेंट के कारण इस तरह के एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। विद टाइम ये भी स्ट्रक्चर्स टूट जाएंगे, ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, बट अगेन इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। चलो सो आगे जो है हम लोग बात करते हैं डेपोजिशनल स्ट्रक्चर्स की। जब हम डेपोजिशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, डेपोजिशनल स्ट्रक्चर्स जो हैं इस तरह से, कहीं जो विंड किसी चीज को उठाएगी, कोई डेब्रिज को उठाएगी तो कहीं डिपॉजिट भी तो करेगी। सो डिपोजिशन जो है आपको अलग अलग तरह से देखने को मिलते हैं। पहले कुछ जो होते हैं वो पैराबोलिक
डेपोजिशन होते हैं, देखो इस तरह के पैराबोलिक डेपोजिशन आपको देखने में मिलती हैं, एंड कुछ होती हैं जो आपकी मींस लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स टाइप की डेपोजिशन है, ठीक है जी। तो ये इस तरह की ट्रांसवर्स टाइप या इस तरह की लॉन्गिट्यूडनल टाइप की डेपोजिशन देखने को मिलती है। सो ये जो पैराबोलिक आपकी डेपोजिशन है, जैसे कि दे आर कॉल्ड एज बर्चांस एंड दे आर कॉल्ड दिस आर कॉल्ड एज पैराबोलिक ड्यून्स, दे आर कॉल्ड एज बर्चांस। जब विंड ऐसे चलती है और इस तरह के हॉर्न जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड बनते हैं तो उन्हें हम बर्चांस बोलते हैं। जब विंड के अगेंस्ट जब विंड के अगेंस्ट जो है हम लोग इस तरह से इसके हॉर्न्स बनते दिखते हैं, डेपोजिशन देखते हैं, हॉर्न्स बनना देखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द पैराबोलिक ड्यून्स। सिमिलरली जब विंड इस तरह चलती है और विंड के साथ में हम लोग इस तरह की जो आपकी 90 डिग्रीज में डेपोजिशन देख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम ट्रांसवर्स ड्यून्स कहते हैं। जब अलोंग द विंड हम लोग देखते हैं कि इस तरह के ब्लोआउट बेसिन्स में विंड चल रही है और आसपास डेपोजिशन हो रही है तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बोलते हैं। सो बेसिकली इतना ज्यादा डीप में याद नहीं करना, आपको बस याद रखना है बर्चांस, सेफ्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स एंड पैराबोलिक ड्यून्स। ये जो ड्यून्स है दे आर व्हाट, दे आर द डेपोजिशन एक्टिविटीज ऑफ द विंड। फाइनली मैंने लोएस्ट तो बताया नहीं आपको, व्हाट इज लोएस्ट। लोएस्ट इज, पिछली बार का लेक्चर याद करो, लोएस्ट इज वेरी फाइन पार्टिकल्स जो कि विंड कैरी करती है और बहुत ही टर्मिनल एंड में डिपॉजिट करेगी, ठीक है जी। कहीं अगर आप ऐसे धूल मिट्टी वाले इलाके में रह रहे हो, राजस्थान वाले इलाके में रह रहे हो, तो आपको पता चलेगा आपके घर के बाहर हमेशा हमेशा बहुत ज्यादा मिट्टी मिलेगी, आपको बहुत ही फाइन मिट्टी मिलेगी। ये फाइन मिट्टी क्या है, दिस इज मेड अप ऑफ लोएस्ट ओनली। सो ये जो है जब कोई इस तरह की ह्यूज आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन इंटरेक्ट करती है विंड, तो तब जो है इस तरह की रिवर फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग कोस्टल लैंडफॉर्म्स की तरफ। कोस्टल लैंडफॉर्म्स अगेन कोस्ट के पास में बनेंगे और प्रोमिनेंट एजेंट ऑफ इरोजन कौन सा है यहाँ पे, दे आर सी वेव्स। ये करती हैं, इरोजनल भी हैं, डेपोजिशनल भी हैं। इरोजनल एग्जांपल क्लिफ्स, ठीक है जी, क्लिफ्स, कोव्स, केव्स, स्टैक्स, चिमनीज, आर्क्स, इनलेट्स, वेव कट प्लेटफॉर्म्स, एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूं। देन डेपोजिशन लैंडफॉर्म मींस सी बीचेस, बीच देखते हो ना आप, गोवा कॉल्वा के बीच गए होंगे कभी, मुंबई के बीच देखे होंगे, मरीन ड्राइव देखी होगी, जू चौपाटी टाइप। सो अगेन सी बीचेस। ऑफशोर एंड लॉन्ग शोर बार्स, बात करेंगे अभी हम इसके बारे में। स्पिट्स, हुक्स, बार्स या नथिंग बट इस तरह की मिट्टी जो है डिपॉजिट हो जाती है और वो क्या करती है, वो बैरियर बन जाती है बिटवीन लैंड एंड सी। बात करेंगे स्पिट्स, हुक्स, टाइडल इनलेट्स, वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म, सारे जो है दे आर व्हाट, दे आर कोस्टल लैंडफॉर्म्स। चलिए बात करते हैं करके, ये जो है इस तरह से टिपिकल एग्जांपल ले सकते हो जहाँ पे वेव जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज देखने को मिलेंगी। पहले बात कर रहा हूँ इरोजनल की, ठीक है। तो इरोजनल में देखो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्या मिल रहा है यहाँ पे देखने को, सी केव्स, केव देखने को मिल रहा है, पानी अंदर आता है कंटिन्यूसली नीचे से रॉक को इरोड कर देता है और यहाँ पे केव्स बन जाते हैं, ठीक है कि नहीं। उसके बाद कई बार क्या होता है, केव जो है इतना डीप में चल जाते हैं कि दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे एक नेचुरल ब्रिज बन गया पानी का। तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर इरोजनल फीचर्स, केव्स, देन नेचुरल सी ब्रिज इज देयर। कई बार क्या होता है, ये धीरे धीरे इरोड होता रहता है, ऊपर तक होता रहता है और ये मेनलैंड से कट हो जाता है ये पोर्शन। ये मेनलैंड से कट हो गया पोर्शन, तो आप इस तरह से, ये देखो मेनलैंड से कटेड पोर्शन है ये। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम सी स्टैक्स कहते हैं। बड़े बड़े जो रॉक के स्ट्रक्चर्स हैं जो पानी के ऊपर खड़े हैं, विच वर पार्ट ऑफ दी ओरिजिनल लैंडमास कभी किसी टाइम पे, बट नाउ दे आर कट ऑफ फ्रॉम द मेन लैंड, दे आर कॉल्ड एज सी स्टैक्स। देन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी क्लिफ्स। ये क्लिफ देखो, ये क्या है, ये क्लिफ है, यहाँ से छलांग मारोगे तो मर जाओगे, क्लिफ्स, दे आर ऑल क्लिफ्स, ठीक है कि नहीं। उसके बाद ब्लो आउट देखने को मिलते हैं, कई बार क्या होता है पानी अंदर जाता है और इरोड करते करते जमीन के ऊपर तक पहुंच जाता है, तो कई बार इससे बहुत सी स्ट्रॉन्ग वेव्स आती हैं तो ऊपर से इस तरह के पानी जो है फुहारे मारता है, तो दिस इज कॉल्ड एज ब्लो आउट्स, पार्ट ऑफ योर इरोजनल प्लेन्स ओनली। उसके बाद वेव कट प्लेटफॉर्म, वेव कट प्लेटफॉर्म, वेव्स आते हैं और ये वेव जो है ये क्या कर रही है, कंटिन्यूसली इरोड करके ये इस तरह के कट प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। पीछे मैंने एग्जांपल दिया भी था अभी, ठीक है जी, अगर याद हो तो। सो उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं टुवर्ड्स डेपोजिशनल फीचर। सबसे बड़ा डेपोजिशनल फीचर आप यहाँ पे देख सकते हो, बीचेस। तो बीच क्या है, यहाँ पे वेव्स आती हैं, मिट्टी डिपॉजिट कर देती हैं, मिट्टी डिपॉजिट करने से बहुत फाइन, जो आप अगर आप बीचेस गए हो तो आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया बार्स। बार्स क्या है, कई बार मिट्टी डिपॉजिट यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे जो है
वेव जो है बहुत सारी मिट्टी डिपॉजिट कर देती है, और मिट्टी डिपॉजिट करने से क्या होता है, ये मेन जो सी है, ये जो एरिया है, बे वाला एरिया है, इससे अलग हो जाता है। ठीक है, ये शेल्टर्ड रीजन बन जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार। बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये बार कर रहा है मेन सी के पानी को, जो शेल्टर्ड सी का पानी है वहां तक पहुंचने के लिए। सिमिलरली कई बारी क्या होता है, कई बारी जो डेपोजिशन होता है वो इस तरह से होता है, यहाँ पे तो नहीं दिखा सकता, चलो फिर भी दिखा देता हूँ। कई बारी क्या होता है, यहाँ पे इस तरह की रेत की जो डेपोजिशन होती है वो इस तरह से हो जाती है। ठीक है, इस तरह से बाहर को निकल जाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पिट्स। स्पिट्स कहते हैं। ठीक है, ये अगर मालदीव्स देखा है किसी ने, मालदीव घूमने जाओगे तो आपको यहाँ पे इस तरह के स्पिट्स देखने को मिल जाएंगे। मॉरिशस घूमोगे, इस तरह के स्पिट्स में आसपास ऐसा लगता है समुंदर है और बीच में ऐसे छोटी सी लैंड की पट्टी बनी हुई है जहाँ पे आप चल सकते हो। ठीक है जी, अगर किसी ने मूवी देखी है, इसके लिए आप मुझे बड़ा क्रिटिसाइज करने वाले, कोई चक्कर नहीं, कहो ना प्यार है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो इसमें जब ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल, ये भी एक्ट्रेस थी कभी, तो ये जब दोनों किसी टापू में मीन्स स्टक हो जाते हैं, तो वहां पे जो है इस तरह की आपको स्पिट्स देखने को मिल जाएंगे। अब प्लीज जाके इस मूवी को देखना मत, समझ लो क्या बात कर रहा हूँ, स्पिट्स। एंड देन कई बार ये स्पिट्स जो है इस तरह के क्वेश्चन मार्क टाइप इस तरह से कर्व हो जाते हैं। तो ये देखो किस तरह की फीलिंग दे रहा है, ये हुक की फीलिंग दे रहा है। सो इनको हम हुक्स कह देते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बार्स, ये बार है आपका, देखो ये एरिया जो है वो बाकी एरिया से कवर्ड है। देन दिस इज योर स्पिट, यू कैन सी द स्पिट। यहाँ पे जो है वो ऋतिक रोशन एंड अमीषा पटेल जो है वो गुम गए थे, इन कहो ना प्यार है। ठीक है, नहीं अब ये मत पूछना मुझे कैसे याद है, एनी विच वेज छोड़ो पर। सो ये जो है आपके कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स की। सो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स अगेन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दी ग्लेशियर्स मूविंग आइस को हम लोग ग्लेशियर्स बोलते हैं। ग्लेशियर जब मूव करते हैं तो वो भी इरोड करते हैं, वो भी डिपॉजिट करते हैं। पर ग्लेशियर्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अदर इरोजनल जो अभी बाकी जो एजेंट्स ऑफ इरोजन है वो क्या कर रहे हैं, वो सॉर्टिंग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे डू सॉर्टिंग बट ग्लेशियर्स दे डोंट डू सॉर्टिंग। ये क्या करते हैं, सारे सेडिमेंट्स को एक ही साथ लेके जाती है, और जब ये ग्लेशियर पिघल जाता है तो एक ही साथ जो है डिपॉजिट कर देती है। सो नो सॉर्टिंग। दो टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डेपोजिशन लैंडफॉर्म्स। यहाँ पे दिखा देता हूँ, आगे बताऊंगा। यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, सिक्स, एरीट, हॉर्न्स, ट्रफ लेक्स, जॉर्ड्स, ये आपको देखने को मिलते हैं। जॉर्ड जो हैं बड़े बड़े इस तरह की खाइयां होती हैं, जो अभी पीछे मैंने आपको स्टैक्स दिखाया ना, स्टैक्स दे आर एग्जांपल ऑफ जॉर्ड्स ओनली, इन्हें हम जॉर्ड्स भी बोल देते हैं। देन ड्रमलिन्स, डिपोजिशन में ड्रमलिन्स इस तरह के ओवल शेप स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं रॉक्स के। मोरेन्स, एस्कर्स, मोरेन्स आर नथिंग बट टिल प्लेन्स व्हिच आर फॉर्म्ड। एस्कर्स, कैटल लेक्स एंड आउटवॉश प्लेन्स, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग फटाफट। ये देखो, ये आपको जो है टिपिकल ग्लेशिएटेड टोपोग्राफी देखने को मिल जाएगी, जहां पे ग्लेशियर्स रहे होंगे या चले होंगे या फिर अभी पिघल गए हैं। ठीक है, सो आपको इस तरह देखने को मिलेगी। देखो जब ग्लेशियर यहाँ पे चलते हैं, मान लो यहाँ पे जहाँ पे खड्डे हैं वहां पे आप व्हाइट कलर का, चलो मैं आपको यहाँ पे बनाई देता हूँ, व्हाइट कलर के इस तरह के ग्लेशियर्स रहे होंगे। ठीक है कि नहीं। सो जब ये ग्लेशियर्स चलते हैं, इधर को मूव कर रहे हैं, इधर को मूव कर रहे हैं, तो आप देखोगे ये जो बीच में जो आपका टॉप है वो इस तरह से बहुत ही शार्प टॉप बन गया है, बहुत ही तीखा टॉप बन गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हॉर्न्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हॉर्न्स, राइट। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जब दो ग्लेशियर्स इधर से इधर चल रहे हैं और इधर से इधर चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में आपको क्या देखने को मिलेंगे, इस तरह की शार्प एजेड रिजेस देखने को मिलती हैं, बहुत तीखी रिजेस देखने को मिलेंगी। एक साइड में इस तरह से आपको यहाँ पे काइंड ऑफ डिप्रेशन एरिया दिखेगा, एक टाइम इस टाइम पे आपको यहाँ पे डिप्रेशन एरिया दिखेगा। इसको हम लोग कहते हैं, शार्प एरियाज को हम लोग कहते हैं एरीट्स। फिर उसके बाद इस तरह के जो ओवल शेप्ड डिप्रेशंस हैं, यहाँ पे ओवल शेप डिप्रेशन, यहाँ पे ओवल शेप डिप्रेशन, जो कि यहाँ पे ग्लेशियर बर्फ रही होगी, ग्लेशियर रहे होंगे, इनको हम क्या कहते हैं, इन रीजन्स को हम लोग कहते हैं सिक्स। ये ग्लेशियर्स जो हैं बेड टाइम के कहाँ पे खुलते हैं, मेन वैली में जाके खुलते हैं। इन वैलीज को हम लोग क्या कहते हैं, हैंगिंग वैली। हमने फ्लूवियल लैंडफॉर्म में भी हैंगिंग वैली देखी थी, याद करो। एंड फिर उसके बाद जो है एक आता है मेन वैली, जहाँ पे बाकी छोटे छोटे ग्लेशियर्स आगे गिरते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं ग्लेशियल ट्रफ्स, राइट, ग्लेशियल ट्रफ्स। तो ये जो है क्या आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। फिर हम देखते हैं डेपोजिशन लैंडफॉर्म। देखो यहाँ पे अब ग्लेशियर क्या है,
ग्लेशियर जो है इरोड धीरे धीरे जो है क्या हो रहा है, पिघल रहा है, ठीक है जी, रिसीड कर रहा है। रिसीड करने क्या अपने साथ में देखो यहाँ पे लेके चल रहा था, पत्थर कंकर। पहले ये ग्लेशियर इतना था, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये ग्लेशियर पहले इतना था, अब जो है क्या कर गया, रिसीड, पिघल पिघल के जो है इतना रह गया पीछे और धीरे धीरे पिघल ही रहा है। तो बेसिकली पिघल रहा है यहाँ पे। और ये क्या करता है, देखो ये जो सेडिमेंट्स कैरी कर रहा था, ये सेडिमेंट्स को यहाँ पे डिपॉजिट करता जा रहा है, ठीक है। जहां पे इसकी सबसे पहले डिपोजिशन हुई है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं टर्मिनल मोरेंज। मोरेंज जो है दे आर नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ टिल, और टिल क्या होते हैं, टिल दे आर सेडिमेंट्स विच आर ब्रॉट बाय ग्लेशियर। सो दे आर नथिंग बट टिल्स, ये छोटे छोटे कंकर, पत्थर कंकर देख रहे हो, ये टिल्स हैं। जब इनका इकट्ठा हो जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, मोरेन्स बन जाते हैं। ये जो है दिस इज द टर्मिनल मोरेन, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। वेट टाइम जो है आपको यहाँ पे इधर जो आपको एरिया देखने को मिलेगा, ये जो है आपके क्या है, यहाँ पे भी मोरेन्स इकट्ठे हो रहे हैं, दे आर रिसेशनल मोरेन्स, टिल मोरेन्स एंड रिसेशनल मोरेन्स। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो इस तरह जब एक जा रहा होता है, मतलब रिसीड करता है, तो इस तरह के जो वेदर रेसिस्टेंट रॉक्स होती है, वेदरिंग रेसिस्टेंट रॉक्स होती हैं, वो इस तरह की ओवल शेप स्ट्रक्चर्स बना देती हैं। ये ओवल शेप रॉकी स्ट्रक्चर जो है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग ड्रमलिन्स कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कई जगहों में इस तरह के डिप्रेशन होते हैं, डिप्रेशन में जब पानी जब जब आपका ग्लेशियर पिघलता है, बर्फ पिघलती है, तो यहाँ पे लेक्स बन जाती है जिन्हें हम कहते हैं कैटल लेक्स। एंड फाइनली जो है इस तरह की हार्ड हम लोग को यहाँ पे कहते हैं वाटरशेड, या इस तरह के हार्ड रॉक्स हम लोग देखने मिलते हैं जो क्या करती है, वाटरशेड की तरह काम करती है। हार्ड रॉक्स की इस तरह की हम लोग छोटी सी रिज लाइन या छोटी सी सेपरेशन लाइन देखते हैं रॉक्स की बनी हुई, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एस्कर्स कहते हैं। दोस्तों इनको इतनी डिटेल में याद नहीं करना जितनी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन से लैंडफॉर्म्स किस पर्टिकुलर एजेंट ऑफ इरोजन के कारण बनते हैं, ठीक है जी। इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, और ताकि आपको अगर ऑप्शन में आ जाए तो आपको पता हो कि आपको किसको टिक करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है जी। सो दैट इज इट एज फार एज दिस लेक्चर इज कंसर्न्ड। यहाँ पे हम लोगों ने अपना डेन्यूडेशन वाला टॉपिक खत्म कर दिया है, हमने अपने लैंड फॉर्म्स वाले टॉपिक खत्म कर दिए हैं। ध्यान से एक बार सुन लो मैं क्या क्या करवा चुका हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लिथोस्फेयर सारा खत्म करा दिया, लिथोस्फेयर की थ्योरी सारी खत्म हो गई है, लिथोस्फेयर वाले सारे पोर्शन खत्म हो गया है। एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का सारा इशू मैंने करवा दिया है आपको। सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ पे आपको जो एंडोजेनेटिक लैंडफॉर्म्स है, एक्सोजेनेटिक लैंडफॉर्म्स है, ये भी करवा दिए हैं। सो इसी के साथ हमारा जो 4 स्फीयर में से एक स्फीयर खत्म हो गया है, दैट इज लिथोस्फीयर, ठीक है जी। ये स्फीयर खत्म हो गया है। फ्रॉम नाउ ऑन वी विल मूव टुवर्ड्स द अनदर स्फीयर दैट इज एटमॉस्फेयर, राइट। होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इन केस नहीं आया तो we can definitely take doubt session। कुछ आपको नहीं समझ में आता तो you can definitely call me up और WhatsApp कर सकते हो मुझे। and keep studying, all the very best।